Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about nursing management of patient with disorder of integumentary system. ये पार्ट 2 है। जो भी हमारा टॉपिक बच चुका था जो कि इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में हमेशा क्वेश्चन आते हैं लाइक पैम्फिगस क्या है, सोरियासिस क्या है, एलोपेशिया क्या है। तो ये सारे डिजीज कंडीशन को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखना है सारा चीज़ बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पार्ट 1 में ही हम लोग रिव्यू ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्योंकि आज जो भी डिजीज कंडीशन आएगा थोड़ा सा याद रखना में ज़रूरी है। कि इजी था। स्किन का 2 लेयर है, एपिडर्मिस जहाँ पे 5 लेयर होते हैं। उसका नाम कैसे याद रखना है, सबसे बेसल मतलब जो नीचे वो बेसल लेयर होता है, ऊपर में कॉर्नियम होता है क्योंकि डेड सेल वहाँ पे कॉर्नियोसाइट जो होते हैं वो सब हम लोग कैसे याद रखना है डिस्कस करके आए हैं। सेकेंड लेयर डर्मिस था जिसमें नर्व्स, ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड जिससे सीबम प्रोड्यूस होता है। ये हेयर फॉलिकल था, इसी के थ्रू सीबम ऊपर जाता है। अगर सीबम ज़्यादा सिक्रीट हो रहा था तो एक्नी वेलगैरिस की कंडीशन थी जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और बहुत अच्छे से पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करके आए कैसे लिखना है सारा चीज़। सो ये जो हेयर फॉलिकल्स है इससे रिलेटेड आज हमें आएगा डिजीज कंडीशन में जब हम लोग एलोपेशिया पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। थर्ड लेयर हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू था, हालांकि ये लेयर नहीं रखा जाता, ये फैट वाली लेयर होती है। जब ओबेस होता है तो यहाँ पे ज़्यादा एडिपोज टिश्यू एक्यूमुलेट रहते हैं, वो हमें इसे नहीं डिस्कस करना है। डिजीज कंडीशन में हमें एपिडर्मिस और डर्मिस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आज हमें क्या पढ़ना है, अपना डिजीज कंडीशन स्टार्ट कर। डिजीज कंडीशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। ये है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम का आईएनसी वाला सिलेबस। जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए बस इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अब भी एग्जाम पास करने तक के लिए, जब से हमारा सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ है, क्वेश्चन सिलेबस से जो हमारा आईएनसी सिलेबस है उसी से आते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि इसे क्लियर रखें। ये है हमारा यूनिट 8 तक जैसे आपके सिलेबस में जो चीज़ें था बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए हैं, कैसे लिखना है कहाँ पे, उस सब का लिंक अलग प्लेलिस्ट है, सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जो लोग नए हैं आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप पार्ट 1 देख लीजिएगा क्योंकि मतलब आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा जनरल रिकमेंडेशन है कि पार्ट 1 तो एटलीस्ट आप जरूर ये वाला देख के ही ये वीडियो देखिएगा, बिकॉज इसी में हम लोग अच्छे से एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखे थे। और जब भी 15 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये लगता है कि नर्सिंग असेसमेंट क्या मतलब पढ़ना, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप कितना भी लिख लो अपना रोल यहाँ से ही हमें समझ में आती है। सो पार्ट 1 में ही चाहे वो डर्मेटाइटिस क्या है, डर्मेटोसिस क्या है, इसमें कन्फ्यूजन होती है, वो सारा क्लियर करके आए हैं। एक नींद तक हमारा कंप्लीट था। एलर्जी, एक्जिमा, पैम्फिगस जितना भी टॉपिक है आज हम लोग देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलर्जी देखते हैं। इन सब का नोट्स भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, नंबर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे सीधा आप पीडीएफ पे पहुंच सकते हो। अगर उस पीडीएफ की मैं फीचर बताऊं तो आईएनसी का जितने भी टॉपिक है सारा टॉपिक का उसमें नोट्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम टाइम पे हेल्पफुल होता है, वो 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन जब से सेमेस्टर वाइज हुआ है डिफरेंट यूनिवर्सिटी का एनालिसिस करने के बाद उसमें दी हुई है। आपका खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उसमें 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ताकि आप खुद देख सको क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो, नोट्स बेसिकली पेड है बट अफोर्डेबल है और हेल्पफुल है, एग्जाम के लिए ही उसे बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं हमारा एलर्जी। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि माइक्रोबायोलॉजी पूरा खत्म है, मैं खुद पढ़ा के आई हूँ, वन शॉट भी है, इसका ऐसे वीडियो डाला हुआ है। अगर उससे आप रिलेट करते हो उनके लिए टॉपिक और भी आसान होगा। एलर्जी की कंडीशन क्या थी, कोई भी जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हो जाता है कि कोई भी एलर्जन बाहर से आया और ये या फिर कोई भी एंटीजन भी हो सकता है। और अगर आप देखो यहाँ पे एलर्जी कंडीशन है तो हमें मतलब बैक्टीरिया वायरस सब के बारे में नहीं देखना है। एलर्जी नॉर्मल एलर्जन, उसमें तो लाइक डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, तो उसमें तो कोई जान भी नहीं होता, उसमें तो कोई सेल टिश्यू भी नहीं होता, बट इससे भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो अल्टर्ड हो जाता है और हमारे ही बॉडी में इसका नुकसान देखने को मिलता है। सो क्या है, एलर्जी इज एन अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल एंटीजन। यहाँ पे बैक्टीरियल हमें ध्यान नहीं देना है, बेसिकली जो पॉलन है या फिर डस्ट है, जो नॉर्मल चीज़ है कॉल्ड एलर्जन, जो बेसिकली एलर्जन नॉर्मल मतलब इसमें तो कोई सेल टिश्यू ऐसा नहीं होती है, मे बी द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर एंड एलर्जन। ये होता क्यों, मतलब एलर्जी कंडीशन को बता रहा है कि ये हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि किसी एलर्जन के एक्सपोजर में आने की वजह से होता है। कितने टाइप के एलर्जी होते हैं, तो बेसिकली जो सिम्टम्स दिख रहा है उसके बेसिस पे बोला जा रहा है रैसेस। ये टर्म्स पार्ट 1 में ही एक्जिमा ये क्या है, क्या डिफरेंसेस आती है वो हम लोग देख के आए हैं। आप
अगर देखे हो तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। सो रैसेस क्या है, एरिया ऑफ स्किन इरिटेटेड, रेड और जो स्वेलो हो जाना, एंड कैन बी पेनफुल, और इसमें ईची मतलब खुजली टाइप्स भी हमें लगती है। तो ये एलर्जी का ही टाइप्स है कि मतलब समझिए कि ये सिम्टम है कि कोई भी हमारा बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स किया, इसकी वजह से हमारे डर्मिस एपिडर्मिस लेयर में स्किन पे एक कंडीशन देखने को मिलती है। सेकेंड एक्जिमा आता है, एक्जिमा बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, जो एटॉपिक जो हमारा डर्मेटाइटिस था। ये क्या था, इन्फ्लामेशन ऑफ पैचेस ऑफ स्किन डेवलप आफ्टर कॉन्टैक्ट ऑफ एलर्जन। ये हेरिडेटरी भी आता है, क्रोनिक रूप में रहता है। तो ये कंडीशन जो है ये भी एक एलर्जी मतलब किसी एलर्जी की वजह से, कि आपकी इम्यून जो है रिस्पॉन्स कर रही थी, जिसकी वजह से डर्माटाइटिस मतलब डर्मिस एपिडर्मिस लेयर में इन्फ्लामेशन हो रहा था। पार्ट 1 में हम लोग देखे हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो कि डर्मेटाइटिस का ही सेकेंड टाइप था, डेवलप आफ्टर कॉन्टैक्ट विद एलर्जन। प्राइमरी जो एलर्जन था जिसमें डस्ट आ रहे, लाइक सॉप को आप नॉर्मल मान लो कि किसी किसी को सॉप से भी, नॉर्मल डिटर्जेंट से भी जो एलर्जी की कंडीशन देखने को मिलती है उनके एपिडर्मिस लेयर, तो वो क्यों होती है, इन्फ्लामेशन आखिर होगा क्यों किसी लेयर में, तो ये रीज़न यही होता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में, उसके लिए जो हमारा इम्यून सेल्स आए साइटोकिन से सब रिलीज हुए इन्फ्लामेटरी मेडिएटर की वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। एक आता है हाइव्स, इसे इचिक एरिया भी बोलते हैं। ये क्या कंडीशन है, रेड ईची एंड राइज व्हाट वेरियस साइजेस एंड शेप, मतलब यह स्किन पे ऐसा समझो कि उठा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, रेड होता है, साथ ही साथ इसमें खुजली जैसे भी कंडीशन होती है, तो इसे हम लोग हाइव्स बोलते हैं। आगे भी आपको पढ़ने के लिए टर्म आएगा। स्वेलन आई, मतलब देखो ये जो टाइप्स आप देख रहे हो ना, ये एलर्जी का बेसिकली सिम्टम के रूप में कि ये सब देखने को हमें मिलती है। आई बिकम वाटरी एंड गिव पफी अफेयरेंस, जब भी एलर्जी कंडीशन आती है, हाइपर सेंसिटिविटी 1 आप याद करो, उस कंडीशन में आप देखे थे कि पूरा बॉडी में, पूरा हमारे जो भी सिस्टम है सब में सिम्टम देखने को आती है। आई का अफेक्ट हो रहा है तो आई जो है स्वेल पफी हो जाती है, वहाँ से वाटरी चीज़ें जो है वो सिक्रीट होने लगती, ज़्यादा ही वाटरी हो जाता है हमारा आई। लास्ट है बर्निंग। बर्निंग कोई वो आग से जलने वाला बर्निंग यहाँ पे नहीं है, ये स्किन इन्फ्लामेशन लीड टू डिस्कम्फर्ट एंड जो स्टिंगिंग होता है, बर्निंग लाइक जो हमें सेंसेशन फील होता है वो कंडीशन। तो ये आप समझ रहे हो कि एलर्जी में हो क्या रहा है, रैसेस देखने को टाइप मिलता है, एक्जिमा देखने को मिलता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो भी हम लोग पढ़े सारा चीज़। क्या कारण हो सकता है, तो स्किन एलर्जी आर कॉज बाय इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ एलर्जन। एलर्जन हमारे बॉडी में गए और उसकी वजह से जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है वो अल्टर्ड रिस्पॉन्स देने लगा। किसकी वजह से दे सकता है, फूड्स में अगर देखें तो ये जैसा कि फर्स्ट में ही मैं बता दी हूँ कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं रहेगा, यही डिफरेंस है। इसमें सिर्फ नॉर्मल जिसमें कोई सेल्स नहीं है बट फिर भी हमारा इम्यून जो उससे रिस्पॉन्स दे रहा है, जैसे कि वेट, मिल्क, नट, सी फूड, बीन, कॉटन सीड ऑयल, एग एलर्जी, ये नॉर्मल जो कि हमारा, जैसे हम और आप जिनको एलर्जी नहीं है, होने के लिए मेरे को भी किसी चीज़ से हो सकता है या फिर आपको भी इसी में से किसी चीज़ से हो सकता है, नट से किसी किसी को होता है। सो वो जो है यही सब रीजन एलर्जी मतलब एलर्जन की तरह ये काम करता है, जिसके वजह से जिनको ये एलर्जी रहती है उनका बॉडी जो है वो अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। सेकेंड देख लेते हैं ड्रग्स। ड्रग्स कुछ होते हैं जिसके वजह से हमारे बॉडी पे रैशेस से सब सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लाइक एंटीबायोटिक जिसमें पेनिसिलिन जो है उसके वजह से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नाइट्रोफुलरेशन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, ये सब जो है वो कॉमन ट्रिगर बनते हैं, मतलब इनके वजह से एलर्जी देखने को मिलता है। जब भी हम लोग किसी ड्रग को देते हैं तो हमारा काम होता है, जो हमें हमेशा पढ़ाया जाता है कि आप देखिए कोई एलर्जी कंडीशन हो रही है कि नहीं, तो वही ऐसा मतलब हो सकता है इन ड्रग्स की वजह से भी, और ऐसा क्यों होता है, वो अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। और भी अगर कॉजेज देखें तो पॉलन प्लांट जो नॉर्मली इसकी वजह से भी कई लोगों में ये देखने को मिलता है एलर्जी ऐसी कंडीशन। इंसेक्ट स्टिंग हो गया जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हम लोग पढ़ के आए थे। इंक्लूड बी वास्प, जो कि इसमें मतलब किसके वजह से इंसेक्ट में सारी चीज़ें आते हैं, और इन सब के ऐसा मानो आप स्टिंग करने की वजह से, काटने की वजह से जो इन्फ्लामेशन, ये सब सारी जो कंडीशन देखने को मिलती है, तो वो एलर्जी की कंडीशन ही होती है, हाइपर सेंसिटिविटी आप बोल सकते हो नॉर्मली। नेक्स्ट आता है एनिमल प्रोडक्ट, जिसमें कि पेट डेंजर जो भी उसके वेस्टेज हो गए, मेडिकल डायग्नोस्टिक एजेंट लाइक सोडियम क्लोराइड, सल्फोब्रोफैथेलिन, ये सब सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मली
एलर्जी कॉज कर सकते हैं। सब में ये नहीं देखने को मिलता है, बेसिकली ये स्टिंग किया तो ये देखने को मिलेगा, बट नॉर्मल लाइक का जो पॉलन है उससे सबको प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट सम लोगों को प्रॉब्लम होती है जो कि एलर्जी की कंडीशन बोली जाती है। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें, अब आप समझोगे कि ऐसा क्यों हो रहा था, और जो बार बार मैं बता रही थी इम्यून अल्टर वो चीज़ें क्या है। किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से पॉलन हो गया, फिर फूड देखिए जो भी सारी चीज़ें इटियोलॉजिकल फैक्टर में फूड, पॉलन, मोल्ड, एनिमल प्रोडक्ट, इंसेक्ट स्टिंग हो गया, या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में ड्रग्स जो हो गए, जिस ड्रग्स की वजह से होता है। इसके लिए आप पार्ट 1 देख सकते हो जिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है जो एग्जाम में आते हैं। सो इस सब के वजह से हो क्या रहा है, टिश्यू रिस्पॉन्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, मैं खुद वीडियो डाली हूँ, आप देखिएगा। इन सब की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी, अब ठीक है कुछ मैं बता देती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी एलर्जी हमारे पास आया, एलर्जन आया, नॉर्मली बॉडी के अंदर गया, इसमें जो भी हमारा मैक्रोफेज है वो लेके इसको इनगल्फ किया, फिर जो अपने सरफेस पे शो करता है, जिसकी वजह से जो हमारा टी सेल है, बी सेल है, फर्दर इसे मारने आते हैं। बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाता है स्पेशल किसी एलर्जन को मारने के लिए। और ये जो यहाँ पे जैसे हम लोग नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, टाइप 1 जो था जिसमें कि IgE बनता है, ये IgE जो है वो हिस्टामाइन के साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से हिस्टामाइन रिलीज होते हैं और एलर्जी जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलता है। तो ये एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही है, इसीलिए मैं बोली कि वो आपको पता होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें इन सब के वजह से इमीडिएट 1 2 3 जो मैं पढ़ा के आई हूँ वो सारी रिस्पॉन्स होती है। लाइक एक टाइप 4 जो कि डिलेड, मतलब इसमें क्या होती है कि रिएक्शन डेवलप होगा कोई भी एलर्जन की वजह से 1 से 2 दिन, मतलब 24 से 48 आवर के बाद आफ्टर एक्सपोजर कोई भी एलर्जन आया, हो क्या रहा है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होकर रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो डिलेड से क्यों बोला जा रहा है, इन सबों में जैसा कि मैं आपको ओवरव्यू एक दी की एंटीबॉडी बना और जाकर हिस्टामाइन सबसे बाइंड हो गया, तो ये सब तो तुरंत हो जाते हैं। पर इसे डिले क्यों बोला जाता है कि आप मतलब आज आपके साथ ऐसा, मतलब एलर्जन के कांटेक्ट में आया और आपके साथ ही कंडीशन जो है वो टुमारो कल देखने को मिल रहा है। इसमें होता क्या है, रिलीज ऑफ लिम्फोकाइन अट्रैक्ट मैक्रोफेज, जिसकी वजह से लोकल टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। इंटेंसिव रेडनेस, ईचिंग, थिकनेस, स्किन एक्सपोजर एरिया टू एलर्जन। ये हाइपर सेंसिटिविटी का थोड़ा बड़ा है वीडियो और एक एक चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो भी ये सारे एलर्जन जो है उसके वजह से हमारा ही इम्यून सेल लाइक का मैक्रोफेज हो गया, जो भी लिम्फोकाइन, ये सारी चीज़ें आके इन्फ्लामेशन, मतलब हमारे ही टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं। ये इसका काम है, ये सब आते हैं तो जो भी एलर्जन वायरस बैक्टीरिया ये सब हुआ उसे मारने का काम करते हैं। बट नॉर्मल चीज़ों से भी, अब एलर्जन में कोई जान ही नहीं है, और ये जैसा बैक्टीरिया ऐसा मारने के लिए सबस्टांस रिलीज करता है, वैसा अगर सबस्टांस रिलीज करने लगे हमारा इम्यून सेल, तो क्या होगा, हमारे टिश्यू पे भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे, जिसके वजह से हमारे टिश्यू, लोकल टिश्यू डैमेज होते हैं, हमारे स्किन पे ऐसे ऐसे जो भी रिस्पॉन्स है वो शो होता है। तो होपफुली आपका ये टॉपिक क्लियर रहा होगा। अच्छे से समझने के लिए हाइपर सेंसिटिविटी आपको पढ़ना ही है, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुद मैं पढ़ा के आई हूँ, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे चेकआउट करके। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, तो ये तो हम लोग टाइप्स के थ्रू ही समझ लिए। ईचिंग होगी, मतलब खुजली देखने को मिलती है, रेडनेस हो जाता है, वहाँ पे इरिदमा जिसे बोलते हैं, पूरा रेड रेड देखने को मिलेगा। स्वेलिंग हो जाती है स्किन की, हाई, मतलब इसे यूट्रिक एरिया जो कि हम लोग पहले ही देखे, इस तरह से स्ट्रक्चर स्किन पे देखने को मिलेगा। एक्जिमा की कंडीशन जो कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस को ही हम लोग बोलते हैं, इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन स्किन में देखने को मिलेगा। बम्पी हो जाता है, स्कैली, इची, स्वेलन स्किन, एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की कंडीशन। ये सब क्या है, पढ़ के आए हैं, कुछ नहीं बोल रहा है। जो आप टाइप में भी मैं बताई कि साइन सिम्टम के थ्रू ही, तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलती है। अल्सरेशन, मतलब वो अगर जो भी बम्पी बना है, जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर अगर वो फट गए तो अल्सर भी, वहाँ पे अल्सरेशन भी दिख सकता है आपको। डायग्नोस कैसे करोगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है। इम्यून रिस्पॉन्स कौन सो करता है, हमारा जो WBC मेन वही तो है। तो आप WBC काउंट देख सकते हो, डिफरेंशिएट टू डिटेक्ट द इसिनोफिल लेवल जो है वो हाई रहेगा इस कंडीशन में। ब्लड टेस्ट आप WBC को डिफरेंशिएशन ये पढ़ा के आई हूँ, CBC जब ब्लड वाला पढ़ाई थी, खुद रिपोर्ट भी मैं दिखाई थी, तो जो लोग नए हो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है रेडियो एलर्जी सॉर्बेंट टेस्ट, रास।
ये क्या है, टू मेजर द IgE डायरेक्ट टुवर्ड अ स्पेसिफिक एलर्जन की वजह से IgE जो है जैसे टाइप 1 ज़्यादातर जैसे आप देखे हो कि इसमें सारा हाइपर सेंसिटिविटी आ रहा है, बट ज़्यादातर एलर्जन की कंडीशन में टाइप 1 ही है, जो स्टिंग किसी जैसे मधुमक्खी ये सब का काटना, तो इसके वजह से कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी 1 ही दिखता है। तो उस कंडीशन में जो IgE में बताई कि IgE बनेगा जाके हिस्टामाइन से बाइंड होगा, तो ये इसके लिए हेल्पफुल होता है कि IgE को आप डिटेक्ट करो। इम्यून कॉम्प्लेक्स ऐसे टेस्ट जो कि डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स लाइक अ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसे डिटेक्ट कर लेगा। इसमें माइक्रोबायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ऑफकोर्स आ रहे हैं, बिकॉज ये इम्यून सिस्टम जहाँ पे भी आएगा, इम्यूनिटी वाले चैप्टर जो माइक्रोबायोलॉजी का हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 4 है, वहाँ पे हम लोग सारा टेस्ट को देख के आए हैं। सो वहाँ से भी हमारा ये क्लियर होगा, मतलब कॉन्सेप्ट है। अगर इसे आप नहीं भी पढ़ते हो, 1-2 बार भी रिवीजन करते हो, तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी से ही ये काम चल जाएगा। इंट्राडर्मल टेस्ट कर सकते हो एलर्जन को देखने के लिए, वहाँ पे एबनॉर्मल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, कौन सा एलर्जन है उसके लिए। पैच टेस्ट में क्या होता है कि पैच होता है, उसमें आपको जो मतलब चीज़ों से आपको लग रहा है, आप एक डिटेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ इसके वजह से एलर्जी, किसी फूड के वजह से लग रहा है कि इनको एलर्जी हुई है, इनका इम्यून जो है वो अल्टर्ड मतलब हायर रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो उस पैच में रहता है वो एलर्जन जिस फूड से है वो, मतलब या फिर किसी डस्ट जिसकी वजह से भी आपको लग रहा है उस पैच में रहेगा, उनके स्किन पे मतलब छोड़ दिया जाएगा। और अगर उसके खिलाफ उनका बॉडी रिस्पॉन्स शो किया कि मतलब रेडनेस सब देखने को मिली, मीन्स कि इसकी वजह से ही एलर्जी है, ये हमें चेक मतलब पता चल जाता है, फिर हम लोग आगे ट्रीटमेंट देते हैं। फूड टेस्ट में भी यही होता है कि सस्पेक्टेड जो फूड है पहले दिया जाता है, मतलब किसी को जैसे कि नट्स से प्रॉब्लम है उनको दिया जाएगा, और अगर दोबारा वही रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है तो वो फूड को जो है अवॉइड कर मतलब बोल जाएगा कि हाँ इससे तो आप अवॉइड कर दो, जिसकी वजह से सिम्टम खुद ही डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये था डायग्नोसिस। अगर मेडिकल मैनेजमेंट देखें तो आपको इम्यूनोथेरेपी, इम्यून रिस्पॉन्स इसमें आ रही है। देखो ये इसमें होता क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी से ही ये रिलेटेड है। तो हाइपर सेंसिटिविटी जब पढ़ाई थी तो वहाँ पे भी मैं बताई थी, सेंसिटिविटी और हाइपर, हमारा इम्यून सेल तो सेंसिटिव है ही, इम्यून का मतलब ही है कि कोई बाहर से चीज़ आई तो सेंसिटिव उसे रहना है, बट हाइपर जितना नहीं रहना चाहिए था भैया, एक डस्ट की वजह से हमारे बॉडी को मेंटेन करना चाहिए था, उसे क्यों मारना, बट उसको भी वो मारने आ रहा है। तो वो चीज़ है हाइपर सेंसिटिविटी, और वही एलर्जी कंडीशन, मतलब ये कनेक्टेड आप फील कर पा रहे हो या फिर समझ पा रहे होगे। सो इम्यूनोथेरेपी आपको देना होगा उसे कम करने के लिए, कि जो तुम इतना एक हाइपर हो गए, लाइक आपके घर में कोई भी झगड़ा होता है तो आपका भैया लोग बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं, मारने पीटने पे उधर, भैया रुको, इतना नहीं ये करना है, बात हो सकती है, समझाया जा सकता है। तो वैसे ही समझो कि यहाँ पे वही चीज़ें होगी। एंटी हिस्टामाइन यूज टू ट्रीट सिम्टम्स एडमिनिस्टर ओरली ऑल्सो पेरेंटली, मतलब जो हिस्टामाइन की कंडीशन जिसकी वजह से एलर्जी, जो हम लोग देखें कि हिस्टामाइन से IgE बाइंड हो जाता है, तो उसी को रोक दो जिसकी वजह से सिम्टम चले जाएगी। नेक्स्ट आप एंटी हिस्टामाइन कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हो, एपिनेफ्रिन के साथ, फॉर माइल्ड रिएक्शन जैसे कि प्यूराइटिस हो गया, यूट्रिकेरिया एंड एंजियोएडिमा जैसी कंडीशन। एंजियोएडिमा में क्या होता है, लिप्स के पास पूरा उस स्वैलिंग जो कंडीशन हमें हाइपरसेंसिटिविटी 1 में जो देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ऐसे नहीं ठीक हो रहा है तो उसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड देना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप दे सकते हो। इसमें हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर एग्जाम में वैसे ये नहीं आता है, बट अगर आ गया, ये रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी से, और हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादातर माइक्रोबायोलॉजी में पूछता है। सो आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या बता सकते हो, जो भी जिसकी वजह से एलर्जी हो रहा है, हमारा नॉर्मल गाइड करने का काम है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ जो भी ड्रग्स सब है, एडमिनिस्ट्रेटिव सब करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, तो आप नॉर्मल 5 स्टेप वाइड अगर आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें नहीं होती। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन देखते हैं जो कि एक्जिमा है। एक्जिमा जब डर्मेटाइटिस हम लोग देखे हैं पार्ट 1 में, उसका जो टाइप एटॉपिक आया था उसी को हम लोग एक्जिमा बोलते हैं। बहुत अच्छे से वहाँ पे मैं बता के आई हूँ। तो जब भी ये अगर एग्जाम में आए, क्योंकि ये टर्म जो है वो देखने में थोड़ा सा ये लगता है, और जब एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है तब इंटीग्यूमेट्री से क्वेश्चन डाल ही देता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। अगर आ गया तो आप जो मैं एटॉपिक में जैसे जैसे आपको गाइड वहाँ भी करती हूँ, वही चीज़ों को आप लिखोगे। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट डिजीज कंडीशन की ओर हम लोग मूव करते हैं जो कि पैम्फिगस है, तो उसे हम लोग डिस्कस करें। सो ये नोट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप नोट्स पढ़ो तो आपको पता चले कि हाँ ये डर्मेटाइटिस, जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस है उसी को कहते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं पैम्फिगस। ये क्या है, ये नाम ही सुन के बस आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि अपना ही इम्यून सेल जो है वो अपने स्किन के खिलाफ जो है
इम्यून सिस्टम की वजह से एंटीबॉडी बन रहा है जो कि अपने स्किन को जाके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिम्टम क्या देखने को मिलता है, ब्लिस्टरिंग की कंडीशन रहती है। सो क्या है पैम्फिगस? ब्लिस्टरिंग ऑटो इम्यून डिजीज डेट अफेक्ट स्किन एंड जो म्यूकस मेम्ब्रेन हुआ, जो नोज को अगर इंटरनल देखे तो हमारे स्टमक में तो म्यूकस सिक्रेट करता है, बट यहाँ पे आउटर को नहीं देखना है, तो वो सबको ये अफेक्ट करता है। कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स एंड कॉजेज साथ में ही देख लेंगे। टाइप्स याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, बट एग्जाम टाइम पे आप 1-2 बार देख लेना, नहीं तो आप पैम्फिगस वल्गारिस और वेजिटेंस ये सबको लिख लेना। सो ये क्या है, एग्जाम में आता है तो अच्छे से देखिएगा। पैम्फिगस वल्गारिस, वल्गारिस आप एक्ने वल्गारिस देखे थे, आगे आप सोरियासिस वल्गारिस देखोगे टाइप्स में, तो वल्गारिस सब ऐसे आप देखोगे, सर्च करोगे तो मतलब बोला जाता है कि कॉमन, मतलब सबसे ज़्यादा इस डिजीज कंडीशन में यही देखने को मिलता है। ये है क्या? क्रोनिक प्रोग्रेसिव पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें वेसिकोबुलस स्किन डिसऑर्डर इन्वॉल्व द एपिडर्मिस लेयर जो है उसमें बुलस फॉर्मेशन हो जाएगा। कॉज क्या होती है? सब में आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लिखना है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारा इम्यून एंटीबॉडी क्यों बना रहा है, समटाइम ये इडियोपैथिक है, मतलब पता ही नहीं चलता कि ऐसा कर क्यों रहा है, बट इतना है कि ये हमारा ही इम्यून सेल एंटीबॉडी बना रहा है जिससे वजह से सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, फिर सेल्स पे ऐसे ऐसे सिम्टम देखने को मिल रही है। ये IgG एंटीबॉडी बनता है जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन होती है। इसमें एक आता है कॉजेस का अकैंथोलाइसिस। ये क्या कंडीशन है? इसमें क्या होगा कि इस कंडीशन में मतलब हमारा जो एपिडर्मिस का सेल है जिसमें जो सारे लेयर थे, जो सारे वहाँ पे शेल रहते हैं, पार्ट 1 आप देख लेना, वो सेपरेट हो जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज आगे आप देखोगे कि जो इसको जोड़ने का काम करता है उसी को हमारा इम्यून सिस्टम का जो एंटीबॉडी भेजा गया है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो आपस में जुड़े नहीं रहते। सेकंड है पैम्फिगस वेजिटेंस। ये क्या कंडीशन है? ये पैम्फिगस वल्गैरिस ही है, इसमें थिक लीजन देखने को मिलती है। सो इसका भी कॉजेज अगर देखें तो ऑटो इम्यून है, ऑटो एंटीबॉडी बनता है, अपना ही इम्यून सेल एंटीबॉडी बनाता है जो कि डेस्मोलिन 3 एंड 1 को अफेक्ट करता है। ये क्या चीज़ है? ये जो एपिडर्मिस का मैं लेयर बताई थी, सबसे पहले बेसल था, बेसल के ऊपर जो भी सेल्स आगे ऊपर की ओर ऐसे रहते हैं, ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर रहती है। ये करता क्या है? इनको ये ग्लू की तरह काम करता है, एक तरह का प्रोटीन है जो स्किन को एक साथ जोड़ने का काम करता है। हमारा इम्यून का जो एंटीबॉडी है इसी को आकर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो चीज़ जोड़ रही थी वही चीज़ अगर हट जाए तो क्या होगा? सेल जो है वो सेपरेट हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन में यही होती है। तो ये इसी कंडीशन को हम लोग अकैंथोलाइसिस बोलते हैं कि सेल जो है वो सेपरेट हो जाना डर्मिस एपिडर्मिस लेयर का। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें लीजन जो है ये इसके कंपेरिजन में थिक देखने को मिलती है। थर्ड हमारा आता है पैम्फिगस एरिथमेटोसस। इसमें क्या होगा? ब्लिस्टर अकर ऑन अपर बैक, मतलब जो अपर वाला पार्ट है बॉडी का उसमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा, चाहे वो बैक हो, चेस्ट हो, स्काल्फ हो, चीक हो, वहाँ पे देखने को मिलेगी। नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब इसमें रेड एंड क्रस्टी रीजन इसमें बेसिकली देखने को मिलेगी। कॉजेज इसका क्या रहता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्पेशली जो मिस्थेनिया ग्रेविस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, का ये डिसऑर्डर है मिस्थेनिया ग्रेविस जो कि ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन देखने को मिलता है ज़्यादातर मिस्थेनिया ग्रेविस जैसी कंडीशन में। क्या देखने को मिलता है? पैम्फिगस एरिथमेटोसस। सो ये MCQ भी बन सकता है, तो बस आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है पैम्फिगस फोलियासिस। ये क्या कंडीशन है? वनली अफेक्ट आउटर मोस्ट स्किन लेयर, जिसमें कि ब्लिस्टर चेस्ट, बैक एंड शोल्डर पे देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या है, कॉजेज क्या है? तो ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पैम्फिगस में यही कंडीशन होती है कि अपना ही इम्यून सेल एंटीबॉडी बनाता है जिससे स्किन लेयर जो है वो अफेक्ट होती है। या फिर जो एक्सपोजर ज़्यादा सन से हो रहे हैं, कुछ ड्रग, इसका एग्जांपल कौन सा ड्रग ऐसा करवा सकता है जिसकी वजह से एंटीबॉडी हमारे सेल के खिलाफ बनने लगेगी इम्यून सेल से? तो लाइक पेनिसिलामाइन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, या फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है इन सब का साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है इंडेमिक पैम्फिगस। इंडेमिक वर्ड का मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में डिजीज कंडीशन का देखा जाना। सो क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पैम्फिगस फोलियासिस। ये भी उसी का फॉर्म है, बट इसमें क्या होता है कि इट अफेक्ट मल्टीपल फैमिली मेम्बर। मतलब इंडेमिक का मतलब यही होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में डिजीज कंडीशन का बहुत ज़्यादा पाया जाना। तो ये बहुत ज़्यादा जो पाया जा रहा है इसलिए इसे इंडेमिक बोला जा रहा है। पैम्फिगस की ही कंडीशन है, इसका भी रीजन वही है, सब में आप लिखोगे ही लिखोगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगेंस्ट कीरेटिनोसाइट एंड डेस्मोसिन। इसमें भी जो ये ग्लू की तरह जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, फिर जो सेल्स हैं जिसे हम लोग कीरेटिनोसाइट बोलते हैं जो कीरेटिन प्रोटीन बनाता है, तो इन सब के खिलाफ ये मतलब हमारा
इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना जिसकी वजह से ब्लिस्टर ये सब फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट एपिडर्मल इंटरसेलुलर, जो भी जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि डिस्मोसिन के खिलाफ वो एंटीबॉडी बना के हमारा इम्यून सेल भेज रहा है। अब ये डेवलप जब होता है तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरसेलुलर कनेक्शन ऑफ एपिडर्मिस, जो कनेक्शन था वो, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय जिसको जोड़ के काम कर रहा है उसी को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर जो सेल एक दूसरे में कनेक्ट थे वो कनेक्शन जो है वो लॉस हो जाता है। एनी माइन्यूट सीयरिंग फोर्सेस विल सीयर ऑफ इंटायर एपिडर्मल निकोल्सी साइन। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये सब चीज़ें क्या हमें देखने को मिलता है, ये निकोल्सी साइन है क्या? तो ये जब ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि पैम्फिगस में देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है याद रखना, जिसमें क्योंकि सेल का कनेक्शन आपस में है नहीं, तो थोड़ा सा भी अगर स्क्रैच करे ना पेशेंट तो वो पूरा लेयर जो है वो हट जाता है कि सेल्स में, क्योंकि सेल्स में कनेक्शन है ही नहीं, तो उसी को हम लोग निकोल्सी साइन बोलते हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इफ पेशेंट इज नॉट ट्रीटेड विथ एग्रेसिव इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इस कंडीशन में हमें इम्यूनोसप्रेसिव, क्योंकि इम्यून ही हमारा एग्जैक्ट रेट ज़्यादा हो गया है, तो नहीं अगर दिए, जो कि देना चाहिए तब ये कंडीशन ठीक होगा, तो इन इवेंचुअली जो है इन इन्वेंटेबली, मतलब जो कि समय से पहले डेथ जो बोला जाता है, तुरंत पेशेंट का जान भी जा सकता है, क्योंकि कितना एंटीबॉडी बनाएगा, कितने सेल्स डिस्ट्रॉय करेगा वो किसी को नहीं पता, तो ये हमें ध्यान देना होता है। सो पैथोफिजियोलॉजी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बोल क्या रहा है, जैसा कि मैं आपको बताई कि पैम्फिगस वैलगैरिस जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसी कंडीशन को यहाँ पे दिखाया गया है कि जो डेस्मोसिन सब जो था, स्किन का कनेक्शन जो होना चाहिए था, इस कंडीशन में क्योंकि एंटीबॉडी जो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है तो कनेक्शन जो हट जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या देखने को मिलता है, इनिशियल लीजन में अपीयर ओरल कैविटी सब में देखने को मिल सकती है, फ्लैसिड ब्लिस्टर बन जाता है, एराइजन नॉर्मल एरिथमेटस, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर, जो कि हम लोग फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में ही देखे कि ऑटो इम्यून, मतलब हमारा ही इम्यून एंटीबॉडी बना है जिसकी वजह से स्किन पे ब्लिस्टर देखने को मिलना ही पैम्फिगस की कंडीशन है। फॉल स्मेलिंग ड्रेनेज, इसमें पस भी बढ़ जाता है, जो कि ड्रेनेज जब होगा तो वो बहुत गंदा स्मेल देता है। स्किन बुला इन लार्ज रप्चर एंड लीव लार्ज पेनलेस इरोडेड एरिया विथ क्रस्टिंग एंड ऊजिंग देखने को मिलेगा। अगर ये बुला जो बना है, ब्लिस्टर जो बना है, वो अगर फट गया तो वहाँ पे जब भी ये बनता है, पार्ट 1 में सारा डिफरेंस मैं बता के आई हूँ कि क्या लीजन में क्या डिफरेंस है, तो ये क्रिस्टी जो येलो जो कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए, जब आप पैम्फिगस पढ़ोगे तो सम टाइम ऐसा बोला जाता है कि पस का कलेक्शन होता है, सम टाइम नहीं भी होता है। अगर आपके पास पेशेंट आएगा, उनको डायग्नोसिस आप देखोगे तो सम टाइम उनको नहीं रहती है ब्लिस्टर फॉर्म, और मतलब ऐसे ही बोला जाता है, तो हो सकता है कि वो फट गया हो, या फिर सम कंडीशन में नहीं भी होती है, तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम होने वाला है आपका। नेक्स्ट आता है स्लैंगिंग ऑफ स्किन, स्लाइट प्रेशर इज अप्लाइड, जो कि निकोल्सी साइन बोलते हैं। बहुत ही गंदा अपीयरेंस, पूरा अगर स्क्रैच थोड़ा सा भी किया जाए, क्योंकि सेल्स आपस में कनेक्शन है नहीं, तो थोड़ा सा भी ये मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद पूरा स्किन हट जाता है, जिसे निकोल्सी साइन बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पैम्फिगस में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, इसी के लिए हम लोग पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से देख लें। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अगर देखें तो स्किन बायोप्सी किया जाता, ऐसे तो आप ये हिस्ट्री और फिजिकल लिखोगे कि देखने से ही आपको पता चलेगा। इसके बाद स्किन बायोप्सी, ब्लिस्टरिंग एंड सराउंडिंग स्किन परफॉर्म डेमोन्स्ट्रेट एकैंथोलाइसिस, जो कि सेल्स का आपस में जुड़ा नहीं रहना, सेपरेट हो जाने की कंडीशन। स्किन बेसिकली सेल्स का स्ट्रक्चर देखा जाएगा, कौन से आपस में जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, माइक्रोस्कोप में ही पता चले। बायोप्सी सेल्स का किया जाएगा, लिया जाएगा, देखा जाएगा, तब पता चल जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ सीरम, जिसमें कि सर्कुलेटिंग जो भी पैम्फिगस ट्यूमर हो गया या फिर जो एंटीबॉडी बन के रखा है इसके खिलाफ, वो भी सीरम का जब एग्जामिन किया जाएगा तो वो पता चलता है। मेडिकल मैनेजमेंट अगर देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना होगा। लार्ज डोज हेल्प टू कंट्रोल पैम्फिगस, जो ऑटो इम्यून की कंडीशन हो रखी है उसे सप्रेस करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, हमें पता है। इम्यून सप्रेसिव एजेंट, जिसमें कि साइक्लोफॉस्फामाइड एंड एजेंथियोप्रिन दे सकते हो, जिससे कि इम्यून सप्रेस होगा। बेसिकली ध्यान इसमें यही रखना है कि इम्यून हमारा सप्रेस हो यही रहा है कि इम्यून जो है वो ज़्यादा एग्जैगरेट हो रखी है, जिसकी वजह से स्किन में सारे सिम्टम है। नेक्स्ट आता है प्लाज्माफेरेसिस। ये क्या कंडीशन है, री इन्फ्यूजन ऑफ स्पेशली ट्रीटेड प्लाज्मा सेल, टेम्पोररी डिक्रीज सीरम लेवल ऑफ एंटीबॉडी। ऑटो इम्यून मीन्स कि हमारा इम्यून सेल एंटीबॉडी बना के भेजा था कि भैया उसको तबाह करके आओ।
ये प्लाज्मा में ज़्यादा आ गए हैं ये सिपाही एंटीबॉडी कि अपने सेल्स को जाकर मारो। तो अब क्या करना होगा कि जितने भी घूम रहे हैं सिपाही उसको हटा दो। तो प्लाज्मा फ्रेसिस में ही होता है कि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है बस उसे निकालो और फिर वो दोबारा जो है वो इन्फ्यूज कर दो ब्लड को। नर्सिंग मैनेजमेंट में पूरा क्योंकि ब्लड टेस्ट में होगा और भी चीज़ें जैसे प्लाज्मा फ्रेसिस सब हो रही है या फिर एंटीबॉडी बन रहा है तो सबकी कंडीशन ठीक है कि नहीं, सबका एक बार आप लेवल देखोगे। साथ ही साथ अगर ड्रेनेज वो लीजन जो हो रखा है वो ऑर्डर अगर मिली है तो वो मतलब करना है, परफॉर्म करना है। वाइटल साइन ये सब लेते रहना है ताकि टेम्परेचर हाई अगर कमी कंडीशन रहा तो आपको पता चले, कोई भी चेंजेस आ रही है तो आप इंस्पेक्ट करते रहो। साथ ही साथ हाइजीन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप बताते रहो। और ऐसी कंडीशन होती है बहुत ही अपीयरेंस खराब दिखता है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी ये सब आप नर्सिंग मैनेजमेंट में जरूर लिखिएगा। पैम्फिगस के बाद आता है सोरियासिस। पैम्फिगस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप खुद PDF में जाके देख सकते हो जो कि व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। तो सोरियासिस क्या है? ये एक ग्रीक, पहले आप इस वर्ड का मतलब समझो, स्किन डिसऑर्डर है इंटिगुमेंट्री का, उसी में हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ईच। तो इसमें बहुत ही खतरनाक पेशेंट को ईचिंग, खुजली देखने को मिलती है। सो है क्या? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है प्राइमरली अफेक्टिंग द स्किन, कैरेक्टराइज बाय वेल डिफाइंड रेड स्कैली जो है वो प्लाक बन जाता है स्किन पे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा डर्मिस ले रही है, एपिडर्मिस, और ये इसके ऊपर जो है वो प्लाक बन चुका है जो कि सोरियासिस की कंडीशन है। अच्छे समझेंगे क्या है। क्लासिफिकेशन याद करना होगा आपको, बेसिकली एग्जाम के टाइम पे याद रखना। और ये सोरियासिस वेलगारिस तो आप देख रहे हो एक्नी था या फिर जो हम लोग पैम्फिगस देखे सभी जगह देख रहे थे, तो इसे तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब ज़्यादा मतलब कॉमन देखने को मिलता है ऐसी कंडीशन जो कि सोरियासिस वेलगारिस है। प्लेग सोरियासिस अपीयर एज राइज एरिया इनफ्लाम स्किन विच कवर द सिल्वरी वाइट स्कैली स्किन देखने को मिलेगा, सिल्वर टाइप से। मतलब कभी ना कभी ये कंडीशन ऐसे मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी। सो ऐसा देखने को मिलता है। सोरियासिस इरिथ्रोडर्मा ये क्या है? इट कैन बी फेटल ड्यू टू एक्सट्रीम इन्फ्लामेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन रहता है, साथ ही साथ एक्सोफ्लूशन की वो फट भी जाता है, विच डिस्टर्ब द बॉडी एबिलिटी रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ स्किन, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्मली बॉडी जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है स्वेटिंग को मतलब सिक्रेट ये एक्सक्रीट करके, तो वो भी इसमें अफेक्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है पॉस्चुलर सोरियासिस। ये क्या है? राइज बम्प विच फिल्ड विथ नॉन इन्फेक्शियस, इसमें पस देखने को मिलेगा, बट उस पस से ज़्यादातर जो पस होते हैं इन्फेक्शन की कंडीशन में वो ये नॉन इन्फेक्शियस है बेसिकली। तो पस अगर फट भी गया और अगर अदर स्किन पे जाता है तो उससे अफेक्ट इन्फेक्शन नहीं होगी। और यहाँ पे बम्प, बहुत ज़्यादा पस भरा हुआ ब्लिस्टर देखने को मिलता है। इटियोलॉजी अगर देखें तो प्राइमरी कॉज जो है ये इडियोपैथिक है, नहीं पता, बट रिसर्च से बहुत सारी चीज़ों से अगर देखा जाए तो किन में देखने को मिलता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप एंड इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, जिनके पेस मतलब फैमिली में पहले था तो उनमें देखने को मिलता है। हार्मोनल चेंजेस के टाइम जो कि लड़कियां में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो भी ये ज़्यादातर देखा गया है कि उनमें ये देखने को मिलता है। कोल्ड वेदर टेंड टू सोरियासिस अगर किसी को हो रखी है तो ये कोल्ड वेदर, ठंडी के दिनों में और ये एग्जैगरेट हो जाता है और भी वर्स कंडीशन हो जाती है। ओबेसिटी में ऐसे अगर पूरा पढ़ने चलो तो वो ओबेसिटी में जो एडिपोज टिश्यू है वो कुछ इन्फ्लामेटरी चीज़ें रिलीज करती है लाइक लेप्टिन, ये सब, तो जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऐसा देखने को मिल सकता है। ये ज़्यादातर ऐसा मानो कि रिस्क में रहती है। एल्कोहल लेने वाले कंडीशन में टॉक्सिसिटी सब रहती है, तो वो भी ज़्यादा केसेस ऐसे लोगों में देखने को मिला है। ऐसे अगर कॉज देखो तो ये अननोन है। सोरियासिस क्यों होता है नहीं पता प्राइमरी कॉज किसी को। सो पैथोफिजियोलॉजी आप समझो सोरियासिस में होता क्या है। नॉर्मल इसमें ये जो लेयर में पढ़ाई थी आपको कि सबसे नीचे बेसल लेयर है, इसी से ही सेल्स सारे जो हैं ऊपर की ओर बन के और इस तरह से ऐसे बनते रहते हो और ग्लू लाइक इसमें जुड़ा हुआ रहता है, जो पैम्फिगस में देखे कि ऑटोइम्यून एंटीबॉडी के वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। इस कंडीशन में क्या आपको ध्यान रखना है कि केराटिनोसाइट जो ये बनाया ये ऊपर की ओर जाता है। हमें पता है कि जो सबसे ऊपर है वो कॉर्नियम लेयर है। सो कॉर्नियम लेयर में ये जाके और ये क्योंकि ये डेड रहता है तो इसीलिए इसे कॉर्नियोसाइट भी बोलते हैं। आप एक बार स्ट्रक्चर देख ही लो जो 5 लेयर में आपको समझाई थी। सो ये इसे जो सबसे ये है एपिडर्मिस का 5 लेयर, सबसे नीचे वाला बेसल, इसे जर्मिनेटिव भी बोलते हैं। इसी से सेल्स जो है वो बनते हैं और ऊपर की ओर ऐसे बनते जाते हैं। तो ऊपर वाला को सबसे हम लोग स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं, जो कि ये जो केराटिनोसाइट है यहाँ पे ये डेड रहते हैं, बाद में ये झड़ते हैं, इसीलिए इसे कॉर्नियो मतलब केराटिनोसाइट का ही कॉर्नियोसाइट नाम पड़ जाता है, डेड केराटिनोसाइट का। तो ये
नॉर्मल देखोगे तो 14 दिन में झड़ जाना चाहिए, बट इस कंडीशन में उससे पहले ही झड़ता है, जिससे बेसल लेयर बहुत ज़्यादा बनाता है। यही कंडीशन सोरियासिस की कंडीशन है, ज़्यादा कि इस सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करने लगता है। साथ ही साथ जो है वो वेसल्स की परमियाबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से रेडनेस सब देखने को मिलता है। सो क्या है, नॉर्मली केराटिनोसाइट एपिडर्मिस सेल माइग्रेट फ्रॉम बेसल जो सेल था उससे स्ट्रैटम कॉर्नियम विद इन 40 डेज, और फिर वहाँ पे डेड होगा और वो झड़ेगा। इट टेक्स 14 डेज फॉर स्लगिंग। स्लगिंग का मतलब क्या है, किसी चीज़ को सेड हो जाना, रिमूव होना, झड़ना। ये 40 डेज नॉर्मली हम लोग को भी स्किन में ही होता है कि ये झड़ेगा। इन दिस डिजीज जो सोरियासिस की कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस सेल जो कि केराटिनोसाइट बनाएगा, ट्रैवल फ्रॉम द बेसल सेल टू जो सबसे नीचे है उससे स्ट्रैटम कॉर्नियम विद इन 4 से 7 डेज में चल जाएगा। वहाँ पे नॉर्मल 14 डेज लगना चाहिए, बट 4 से 7 दिन में ही ये चला जाता है। और कास्ट ऑफ विद इन द 3 से 4 दिनों में ये जो है वो झड़ने भी लगता है, कास्ट ऑफ भी होने लगता है। देर इज इंक्रीज नंबर ऑफ बेसल सेल एंड रैपिड सेल पैसेज, क्योंकि ये रैपिड झड़ रहा है, रैपिड जो है वो कॉर्नियोसाइट तक चला जा रहा है, तो ये जो है बेसल वो बहुत ज़्यादा बनाने लगता है। नॉर्मल सेल मेचुरेशन एंड ग्रोथ डज नॉट अकर नॉर्मली। अब कोई बच्चा या फिर कोई चीज़ लाइक आप समझो कि गैस पे आप रोटी बना रहे हो, और रोटी को बनना चाहिए मतलब नॉर्मली 30, मतलब कोई कितना भी बना दे, नॉर्मल 1 मिनट सपोज इट, अब बस मान लो कि 1 मिनट लगता है, बट आपके पास इतना हो गया मतलब प्रेशर कि आपको रोटी को 1 मिनट में 4 रोटी बनाना पड़ रहा है। आप सोचो वो रोटी कैसा होगा। तो उसी तरह से ये सेल्स जो है वो मेचुरेशन नहीं हो पाती है। साथ ही साथ जो वैस्कुलर की परमिएबिलिटी इंक्रीज रहता है, जिसके वजह से इरिथमा और लीजन जो है वो बॉडी में देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो अफेक्टेड एरिया इनसाइड अ स्काल्प, नी, एल्बो, आर्म, लेग, लोअर बैक, सैक्रम, जेनिटलिया, ये सब पे जो है वो साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, जिसमें स्कैली पैचेस होते हैं। इमेच्योर फॉर्म में ज़्यादा क्रिएटिनोसाइट आ रहा है तो वो झड़े स्कैल का मतलब किसी चीज़ को उखाड़ना, तो वो पैचेस ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा ऐसे ऐसे आप खींचोगे तो वो लगेगा कि जैसे उखड़ रहा है। व्हेन पेन सोल इन्वॉल्व, अब पाम एंड सोल जब इन्वॉल्व होता है तो उस कंडीशन को हम लोग पॉस्चुरल लीजन बोलते हैं, जो कि थर्ड टाइप था। इस कंडीशन में मतलब पाल और सोल अफेक्ट रहते हैं। इफ नेल आर इन्वॉल्व, डिस्कलरेशन, क्रम्बलिंग, अगर नेल को भी ये कंडीशन, अगर यहाँ पे भी ये सारी कंडीशन सोरियासिस चलने लगी तो ये क्रम्बलिंग के ये जो नेल है उसका सारा सेल टूटने लगेगा। और देखिए आपको लग रहा होगा कि अगर आप पार्ट 1 से जुड़े हो तो बोलोगे कि मैम आप सब में बता रहे हो कि लीजन ये वो कन्फ्यूजन जैसे मतलब क्रिएट हो जा रहा है कि हम पहचानेंगे कैसे साइंस सिम्टम देख के डिजीज कंडीशन है। तो देखो आप ऐसे नॉर्मल जो डिजीज कंडीशन जो सिम्टम लेके आते हैं उससे नहीं ही पता चल पाता। आगे आप सिम्टम देख रहे हो, आप किसी चीज़ को मतलब डॉक्टर अच्छे से मतलब प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ ये कंडीशन हो सकता है। फिर डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन मतलब अच्छे लैब टेस्ट किए जाते हैं, तब पता चल पाता है कि आखिर पैम्फिगस है, सोरियासिस है, क्या चीज़ें है, वो आगे फर्दर डायग्नोसिस से पता चल पाता है। तो इसके लिए हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन आप करोगे कि आप क्यों ऐसा हुआ है। इसके बाद स्किन बायोप्सी किया जाएगा, परफॉर्म डायग्नोसिस। ऐसे आपको नहीं पता चला, जैसे कि मैं आपको बताई कि सिम्टम सब में एक जैसा देखने को आप खुद भी पढ़ रहे हो तो लग रहा है सिम्टम सारे एक ही जैसा आ जा रहा है, लीजन, ब्लिस्टर, ये सब क्या है, कैसे पता करेंगे। तो नहीं पता कर पा रहे हो तो फिर बायोप्सी से सेल्स के स्ट्रक्चर को देखा जाएगा, अच्छे से साइटोलॉजी कि हाँ ये ज़्यादा केराटिनोसाइट बन रहे हैं, या फिर कोई एंटीबॉडी आपको दिख रहा है जो कि स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा। तो वो सारी चीज़ें अच्छे से पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए फिर लैब में पता चल पाती है। मेडिकल मैनेजमेंट अगर देखें तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, इनहिबिट एपिडर्मल सेल माइटोसिस जो ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा जो बन रहा है सेल्स, एंड प्रोड्यूस लोकल एंटी इन्फ्लामेटरी एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट, ये शो करेगा। वेसल्स परमेबिलिटी बढ़ी थी, रेडनेस सब देखने को मिल रहा है, ज़्यादा सेल बन रही है तो हमारे सोरियासिस की कंडीशन है, तो ये इसमें ये हेल्पफुल होता है। मेथोट्रैक्जेट इफेक्टिव फॉर थिकिन प्लग जो बन रखा है, जो थिक हो रखी है, उसको उसके लिए मतलब उसे हटाने में, कम करने में हेल्पफुल रहेगा। इंटेलिजेंस इंजेक्शन भी दिया जाता है फॉर अ स्मॉल स्टॉप बॉर्न प्लेग। इसका मतलब क्या है कि कुछ, ये वर्ड का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें जिद्दी होना, कि कुछ ऐसे प्लाग हैं जो हट नहीं पाते, इसमें प्लाग का फॉर्मेशन होता है,
तो उसको हटाने के लिए फिर इंटरलेजर स्टेरॉइड इंजेक्शन दे देता है, जिससे ये हट पाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट अगर देखें तो एजुकेट करना है, डिजीज कंडीशन है क्या, ट्रीटमेंट कैसे होगी, वो सारी चीज़ आप बताओगे। एडवाइज पेशेंट फॉर अवॉइड स्किन इंजुरी, स्क्रैचिंग, ट्रॉमा इंजुरी, और सन के पास ज़्यादा नहीं रहना है। में इलिसिट कोइबर्न फिनोमिना, कोइबर्न फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि ये सब सिचुएशन की वजह से वो जो सोरियासिस के लीजन है वो और भी ज़्यादा बढ़ते हैं, न्यू लीजन बनने लगते हैं, न्यू प्लाक बनने लगता है। वो ये सब को अवॉइड करने से घटेगा, ये आपको एडवाइज करना है कि वो सब आप नहीं कीजिएगा। सन की लाइट में आपको ज़्यादा नहीं जाना है, सब मतलब नॉर्मल आप बताओगे। नेक्स्ट आता है पेशेंट एडवाइज नोट टू पिक एट स्क्रैच द अफेक्टेड एरिया, ज़्यादा स्क्रैच नहीं करना है, फिर जो ये बन रखा है प्लाक उसको उखाड़ते नहीं रहना है, हटाते नहीं रहना है, और भी कंडीशन वर्स हो सकता है। तो ये सब आप बताओगे। साथ ही साथ क्योंकि स्किन का अपीयरेंस ख़राब रहता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस टाइप के आपको दिखेगा, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना हमारा ड्यूटी है, फ़र्ज है, धर्म है, तो हम लोग करेंगे ही। नर्सिंग डायग्नोसिस देखें तो क्योंकि स्किन की इंटीग्रिटी अपीयरेंस ऐसा ख़राब रहती है, तो उसी से आप बना सकते हो। प्रायोरिटी में आपको यही रखना है, सोरियासिस आती है एग्जाम में। सो इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू लीजन एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इससे आप बना सकते हो। कैसे केयर प्लान इसे बनाना है, नोट्स में आपको पता चल जाएगी। सेपरेट वीडियो अब पूरा खत्म हो चुका है, आप अच्छे से समझ पाओगे, तो मैं जल्द ही डालूंगी। सोरियासिस कंडीशन क्या थी, होपफुली आपका क्लियर रहा होगा। सोरियासिस में कुछ नहीं, प्लाक का फॉर्मेशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि केराटिनोसाइट ज़्यादा सेल्स जो है वो बन रहे हैं, मेच्योर नहीं है, वो आके प्लाक बना ले रहे हैं। रेडनेस भी देखने को मिलती है बिकॉज परमिएबिलिटी वेसल्स का इंक्रीज होता है, और उसी के थ्रू हम लोग मैनेजमेंट दे दिए। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन की ओर हम लोग मूव करते हैं, जो कि है मैलिग्नेंट मेलेनोमा। सो मैलिग्नेंट मेलेनोमा क्या है, स्किन नॉर्मल जो स्किन का कैंसर होता है उसे हम लोग बोलते हैं। इसमें जो मेलेनोसाइट है जो कि मेलानिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से स्किन का पिगमेंटेशन हो पाता है, ये इसका जो है एबनॉर्मल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। जिन म्यूटेशन है सब की वजह से ये जो है वो ट्यूमर मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, ट्यूमर बनेगी, वो भी मैलिग्नेंट होता है, जो कि एक से दूसरी जगह सेल्स जो है वो जाना। तो ये क्या कंडीशन हम लोग देखेंगे, मैलिग्नेंट मेलेनोमा इज अ स्किन कैंसर विच रिजल्ट फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इपिडर्मल मेलेनोसाइट, जो कि मेलानिन रिलीज करता है, जो कि स्किन पिगमेंटेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसका एबनॉर्मल ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। टाइप्स इसके बहुत सारे हैं, याद रखना होगा आपको, एटलीस्ट टाइप का नाम याद रख लीजिएगा आप एग्जाम टाइम पे। सबसे पहले आता है सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, इस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप है मेलानोमा, अक्कर एनीवेयर ऑन द बॉडी, मतलब हमें पता है सबसे लार्ज ऑर्गन है स्किन, तो जहाँ जहाँ स्किन है मतलब सभी जगह पे ये देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे कैंसर है जो कि स्पेसिफिक एरिया पे देखने को मिलते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे। Cell tend to grow slowly at first before spreading across surface of skin. मैलिग्नेंट ट्यूमर है मतलब ये फैलने वाला है, तो पहले ये ग्रेजुअली जो है स्लोली पहले सेल डिवाइड होगा, फैलेगा, और बाद में जो है पूरे स्किन को। सो नेक्स्ट है बेसल सेल कार्सिनोमा, इसमें स्लो ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसमें भी स्लो ग्रो होती है। बेसल सेल में बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलता है। एक आता है थर्ड हमारा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस में यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रेजुअली हो रहा है, बट ये जो है मैलिग्नेंसी जो स्क्वामस एपिथेलियल का फास्टर ग्रो इसमें देखने को मिलेगा, जो भी कैंसर सेल है। एक है नोडुलर मेलानोमा, इसमें क्या होगी, नोड्यूल्स बनेंगे, स्फेरिकल ब्लू बेरियर स्किन, नोड्यूल्स रिलेटिवली स्मूथ सरफेस, यूनिफॉर्म ब्लू ब्लैक। देखो इसमें आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन ध्यान रखना नोड्यूल बनेंगे और उसका अपीयरेंस जो है कभी ये ब्लू ब्लैक, ब्लू ग्रे, रेडिश ब्लू ग्रे, रेडिश ब्लू कलर, ये सब आपको अलग अलग अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसका पुअर प्रोग्नोसिस है, ये सही से मतलब इसे ठीक नहीं किया जा सकता अगर इस टाइप का कैंसर होता है तो। और जब भी कैंसर आप देखोगे, अगर आप सर्च करते हो, वैसे स्क्रीन पे मैं शो की हूँ, उसमें भी आप देखना कि ये जो स्किन पे आपको देखने को मिलती है, समटाइम पूरा पिगमेंटेड डार्क रहेगा, कभी जो है वो मतलब स्किन का कलर कभी रेड पिंक, ये सब चेंज होते रहता है। अलग अलग पेशेंट में इसका फीचर अलग अलग देखने को मिलता है। दो और टाइप बचा हुआ है, एग्जाम टाइम में ही आप इसे मतलब जब भी आप पढ़ते हो तो देख लेना एक दो बार। एक आता है लैंटिगो मैलिग्ना मेलेनोमा, ये क्या है, इट अकर्स सन एक्सपोज पार्ट। इसमें देखो आप नाम याद रखना और दोनों को समझना बहुत आसान है। उन लोगों को हम लोग देख के आए कि तो ग्रेजुअली हो रहा था, एक फास्ट हो रहा था, और बेसल याद रख ले तो स्क्वामस याद रख ले तो याद रहेगा। लैंटिगो में क्या हो रहा है कि इट अकर सन एक्सपोज सरफेस मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड फेस और नेक, क्योंकि सन के एक्सपोज में ज़्यादातर यही पार्ट रहता है। इट अपीयर टू फैन फ्लैट
मैक्यूल मैलिग्नेंट डिजनरेशन मैनिफेस्टेशन चेंज इन कलर साइज। ये कलर साइज आपको चेंजेस कुछ पेशेंट में कुछ दिखेगा, कुछ पेशेंट में कुछ दिखने का। और ये फ्लैट बेसिकली जो है वो मैक्यूल बनता है, मतलब आप ऐसे टच करने से ऐसे उभरा हुआ पार्ट आपको फील नहीं हो। नेक्स्ट आता है एक्रल लैंटिगोमेलेनोमा। ये क्या है, जो पार्ट सन के एक्सपोजर में नहीं है वहाँ पे देखने को मिलना। अब कौन सा ऐसा एरिया है, लाइक जो हमारा फीट नीचे वाला जो सूल है वहाँ तो सन का एक्सपोजर, जो नीचे हम लोग जो धरती पे जो है सब पाँव जो आप रखते हो वहाँ पे तो वो सन का एक्सपोजर नहीं होता, वहाँ पे कैंसर देखने को मिला। सो इट अकर ऑन पाम एंड सोल, कि ज़्यादातर सन के एक्सपोज में नहीं जाते हैं। एंड बिनीथ द नेल की में देखने को मिला। इरेगुलर पिगमेंटेशन मैक्यूल विच डेवलप नोड्यूल में बिकम इनवेसिव अर्ली। इनवेसिव का मतलब क्या है कि नॉर्मल टाइम में जब ऐसा ग्रोथ होगा इस टाइप के जो पाम और सोल में देखने को मिलेंगे वो दूसरे सेल में नहीं, मतलब मैलिग्नेंट नहीं स्प्रेड होंगे, बट धीरे धीरे फिर मैलिग्नेंट हो जाते हैं। अगर इटियोलॉजी देखें तो मेन रीजन सबसे ज़्यादा जो है वो सन एक्सपोजर, जो लोग ज़्यादा सन के एक्सपोजर में रहते हैं, लाइक का जो फार्मर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है स्किन का कैंसर। नेक्स्ट अगर देखें तो एक्सपोज ऑफ तार, ये एक कुछ केमिकल है जिसके वजह से देखने को मिलता है ज़्यादा एक्सपोज में अगर आ रहा है पर्सन। हिस्ट्री ऑफ सन एक्सपोजर, सबसे मेन रीजन है कि जो हमारा मेलानोसाइट है, मेलानिन जो पिगमेंट बनता है वो हमें बचाता है, बट इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ है, उसका मेलानोसाइट का अच्छे से उसका फंक्शन नहीं बच जाता है, सन एक्सपोजर जीन का म्यूटेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से कैंसर देखने को मिलता है। फेयर स्किन टाइप हमें पता है, वाइट वाले आप नॉर्मल सोशियोलॉजी से ही पढ़ते आ रहे हो, जब हम लोग रेस पढ़े थे। ब्लैक वाले में क्यों नहीं देखने को मिलता, वो ये फेयर स्किन जो ज़्यादा गोरे रहते हैं क्यों इनमें ये कंडीशन रहता है। तो जो काले पर्सन होते हैं भले ही आपको दिखने में अच्छे नहीं लगते, बट उनके पास एक वरदान होता है, कुछ उनके पास मेलानिन जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है, जो कि स्किन कैंसर से बचाता है। बट इन लोगों में वाइट क्यों होते हैं, क्योंकि मेलानिन नहीं रहता है, पिगमेंटेशन उतना नहीं दे पाता, इसलिए ज़्यादा गोरे दिखते हैं। तो मेन अफेक्ट ये गोरे लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मेलानिन कम होने की वजह से ये कंडीशन होती है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर देखें तो आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट सोर्सेज की रेडिएशन की एक्सपोज में आप ज़्यादा ऐसे तो सन एक्सपोजर देख रही कि यूवी रे से हमें अफेक्ट हो रहा है, आर्टिफिशियल भी अगर आ तो उससे भी हो सकते हो। पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रिस्क होते हैं ज़्यादातर उन लोग, मतलब जैसे देखो फार्मर्स को ले लो या फिर जो सोशियो इकोनॉमिक जिनका लो होता है वो ज़्यादातर धूप ये सब में काम करते हैं, तो ऐसा ये एक रिस्क में या फिर ज़्यादातर इन्हीं लोगों में देखने को मिलता है। जेनेटिक फैक्टर, और ऐसे फेयर का ये देखें तो स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया सब में देखने को मिलता है, क्योंकि उन लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, मेलानिन कम होता है। जेनेटिक फैक्टर देखें तो मतलब जेनेटिकली जीरोडर्मा पिगमेंटेशन जो कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज एबिलिटी टू रिपेयर डैमेज कॉज बाय यूवी रे। यूवी रे नॉर्मली आप जाते हो तो यूवी रेज में अगर कोई भी पर्सन अगर ज़्यादा देर तक रहे, बहुत लंबे समय से वो धूप में रह रहा है, तो किसी को भी ये कैंसर हो सकता है। तो आप डर जाओगे कि धूप में नहीं जाए, मैम हम भी गए थे तो क्या हमें भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सुबह का सन बाथ लेते हो नॉर्मली 5 मिनट सुबह का मतलब इनफ है, ऐसा बोला जाता है। उससे आपको आपका जो विटामिन डी का जो फिनोमिना देखे हो पाती है, विटामिन डी आपके बॉडी को मिल पाती है। नहीं भी अगर जाओगे तो उससे भी आपके बॉडी में कंडीशन ख़राब होगी। बट अगर ज़्यादा रहते हो तो हमारे डीएनए को ये म्यूटेट करता है, चेंज करता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। तो नॉर्मली हमारा बॉडी इसे रिपेयर कर लेता है, बट इस कंडीशन में वो जो डीएनए डैमेज हुई है वो रिपेयर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सेल्स जो है कैंसर्स में बदल जाते हैं। फैमिलियल मेलेनोमा ये भी जेनेटिक ही है, कि अगर फैमिली में है तो इनमें भी जिनके थ्रू देखने को मिल सकता है। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो नॉर्मल सा है कि किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल स्प्रेडिंग जो मेलेनोमा जो कि फर्स्ट टाइप हम लोग देखे थे, सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है। तो क्या होती है कि जैसे कि यूवी रेज के कॉन्टैक्ट में अगर कोई ज़्यादा आ रहा है तो प्रोलॉन्ग रेडियल ग्रोथ ऑफ एटिपिकल मेलेनोसाइट कॉन्फाइंड टू एपिडर्मिस, मतलब मंथ टू ईयर लगते हैं, मतलब कुछ बहुत दिनों से वो जो भी एक्सपोजर है यूवी रेज के कांटेक्ट में बहुत दिनों से आ रहा है। जो मेलेनोटाइप है, ऐसे मेलेनोसाइट जो है वो एटिपिकल मतलब एबनॉर्मल, अलग ही ग्रोथ एबनॉर्मल पूरा होने लगते हैं। इसके बाद मैलिग्नेंट होके सेल इवेंटियली इनवेड डर्मिस विथ डर्मिस वर्टिकल ग्रोथ। इसका वर्टिकल ग्रोथ ये इस तरह से देखने को सो यही है कैंसर की कंडीशन की, मतलब जो मेलेनोसाइट है हम लोग पहले ही देखी कि नॉर्मल उसका ग्रोथ होता है, जैसे कि यूवी लाइट अगर लगातार एक्सपोजर उसमें आ रहा है, एक्सपोजर में है, डीएनए म्यूटेशन हुआ मेलेनोसाइट के, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, फिर यहाँ के बाद
क्योंकि मैलिग्नेंट है, स्प्रेड होता है, तो ये जो है वो वर्टिकली ऊपर नीचे सभी जगह वर्टिकली जो है वो स्किन में इन्वाइट करता है, ये देखने को मिलता है। कैंसर सेल जो एबनॉर्मल ग्रोथ होते रहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, तो जितने भी टाइप देखे वो अपने आप में एक कैंसर है, तो सबका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखना होगा और उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना भी होगा। तो सुपरफिशियल जो स्प्रेडिंग मेलेनोमा है उसमें इरेगुलर शेप देखने को मिलेगा, कलर में डार्क ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, ग्रे एंड पिंक। क्योंकि ऐसा क्यों दिया गया है, शेप जो है वो अजीब सा आपको स्प्रेड ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ किसी पेशेंट में आप डार्क देख रहे हो, किसी में ब्राउन देख रहे हो, कलर चेंजेस देखने को मिलती है। बेसल सेल कार्सिनोमा सेकंड था हमारा, 4 डिकेड ऑफ लाइफ है, जिसमें कि अनअल्सरेटेड नोडुलर फॉर्म ऑफ पिगमेंटेड बेसल कार्सिनोमा अल्सरेटेड रहता है, बट यहाँ पे पिगमेंटेड स्किन पे शो होती है, देखने को मिलता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा देखें तो फार्म रेड नोड्यूल, फ्लैट सोर एंड स्काली क्रस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगी या फिर आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो कि इसका जो सिम्टम जो भी चीज़ें हमें जो बाहर से देखने को मिलती है वही बस बताया जा रहा है। नोडुलर मेलेनोमा अगर देखें तो यहाँ पे नोड्यूल रहेगा, आपको फील होगा। स्फेरिकल ब्लूबेरी लाइक नोड्यूल जो वो बना रहता है, तो यहाँ पे आप फील कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा एक्लर लेंटिजिनस मेलेनोमा, इसमें क्या होगा कि एरिया नॉट एक्सेसिवली एक्सपोज टू सनलाइट, जो मैं आपको बताई कि पाम और जो सोल में होता है वहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। इरेगुलर पिगमेंटेशन मैक्यूल विच डेवलप नोड्यूल में बनेगा, कभी कभी ये फ्लैट भी रहता है। तो ये ध्यान क्या रखना है आपको इसमें कि ये फिट या फिर पाम जो कि सन के एक्सपोज में नहीं रहता वहाँ पे देखने को मिलता है। लेंटिगो जो कि सन के एक्सपोज में था एरिया, जैसे कि फेसेस पे पिगमेंटेड लीजन जो है एक्सपोज सन जैसे फेस हो गया वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप कैसे करोगे, तो हिस्ट्री ले सकते हो नॉर्मल, जो कि आप सन के एक्सपोज में ज़्यादा रहते हो, आपके फैमिली ये सब में था क्या। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, इंटायर बॉडी सरफेस आपको पूरा देखना है कि कहाँ पे कौन सा बॉडी अफेक्ट हुआ है। कंफर्मेशन के लिए स्किन बायोप्सी आपको करना ही होगा। सबको पता है स्किन का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस मतलब कैंसर का यही बायोप्सी ही होता है। मेडिकल मैनेजमेंट देखें तो ये कीमोथेरेपी सबसे पहले सर्टेन कुछ मेडिकेशन दिया जाएगा जिससे कि जो भी कैंसरस सेल है वो मल्टीप्लाई ना करे, उसको स्टॉप किया जाता है, श्रिंक कैसे किया जाता है, मतलब जो कैंसरस सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, उसकी ग्रोथ को रोकने। एक इसमें इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है, इंटरफेरॉन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये क्या है, मे यूज टू द बॉडी ऑन इम्यून सिस्टम फाइट कैंसर सेल। इसमें क्या होता है इम्यूनोथेरेपी में कि हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब ऐसा मतलब ड्रग के थ्रू बोला जाता है कि कैंसरस सेल से आप फाइट कर पाओ, ये इसमें हेल्पफुल होता है जिससे कि सिम्टम जो है वो कमेगा। रेडिएशन थेरेपी दे सकते हो जिसमें कि लाइट एनर्जी एक्सरे डायरेक्ट दिया जाना, बीम पेनिट्रेट टू जो भी ट्यूमर है उसको पेनिट्रेट करेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, अब कैंसर हो रखी है तो सर्जिकल इंसिजन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। सर्जरी से ऐसे भी जो कैंसर है ज़्यादातर सर्जरी से ही ठीक हो पाती है, तो स्किन कैंसर के लिए भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सर्जिकल एक्सिजन है कि जहाँ अफेक्ट हुआ है उसको हटाना पड़ेगा नॉर्मल ग्रोथ को। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे, आस्क पेशेंट अबाउट सन बाथिंग हैबिट। पहले आप पूछोगे कि आपको सन में रहने की आदत है, अगर है तो उसे फिर आप बोलोगे अवॉइड करने के लिए। एग्जामिन इंटायर स्किन सरफेस ऑफ पेशेंट, साथ ही साथ आपका काम है पूरा बॉडी सरफेस को देखो क्या नॉर्मल ग्रोथ हो रखी है। एग्जामिन डायमीटर ऑफ मोल्स, मोल्स से यहाँ पे हो जो रखी होती है वो देखना है कि कितना दूर तक फैला है, बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ रहती है। इंक्रीज टू फोर्स एक्सप्रेस फियर एंड एंजाइटी कंसर्निंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब इंक्रेज करना है कि आप एक्सप्रेस करो। अब कैंसर जैसी कंडीशन चाहे किसी भी बॉडी का हो, और इसमें तो बेसिकली स्किन का है तो उनका अपीयरेंस भी खराब होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डरी रहती है। स्किन का नाम ही सुन मतलब कैंसर का नाम ही सुन के कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, तो वो भी एंजाइटी बोलना है कि आपको जो फील हो रहा है बताइए, हम काम मतलब फिर आपको काउंसलिंग सपोर्ट देना है। एम्फेसाइज यूज ऑफ पॉजिटिव कोपिंग स्किल, जो उनका कोपिंग स्किल जैसे भी है वो बोलना है कि मतलब वो इन्हांस करवाना है, उस पर जोर देना है कि ताकि पेशेंट जो है वो डिप्रेस सब ना हो। नर्सिंग डायग्नोसिस अगर एग्जाम में आया तो कैसे आप बनाओगे, इम्पेयर्ड स्किन एंड टिश्यू इंटीग्रिटी रिलेटेड टू जो डिजीज कंडीशन कैंसर की कंडीशन है इससे आप बनाओगे। नेक्स्ट आप बना सकते हो होपलेसनेस कैंसर में हो जाती है तो इससे एक बनेगा। एंजाइटी एंड इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू अपीयरेंस स्किन एंड नो होप टू क्यूर, कैंसर की कंडीशन में क्या होती है क्यूर ना होने का, ये होप नहीं बच पाता, मतलब हम लोग जिंदा रहने के लिए सही से जीने के लिए हमारे अंदर होप रहना जरूरी है, बट कैंसर की कंडीशन में होता है कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, तो वो कंडीशन से आप बनाओगे और फिर कैसे उसको सपोर्ट दोगे, इंटरवेंशन ये सब आप नॉर्मली लिख सकते हो। अच्छा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैम ये डिजीज कंडीशन नहीं लिखा जाता है, वैसे ये बुक के अकॉर्डिंग है, अगर आप लोटस पब्लिकेशन देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है कि मैम काट देती, मतलब हम लोगों की टीचर नहीं मार्क्स देती है, तो लिख सकते हैं आप रिलेटेड टू हाइपर पिगमेंटेशन या फिर आप
नेक्स्ट और लास्ट डिजीज कंडीशन है हमारा एलोपेशिया। ये क्या कंडीशन है, बहुत बार हम लोग इसे डिस्कस पार्ट 1 में ही किए थे। एलोपेशिया इज अ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर। एलोपेशिया का मतलब बहुत लोग समझ जाते हैं कि जो टकले इंसान दिखते हैं, जो बहुत नहीं हेयर होता है, उसी को बोलते हैं, बट नहीं। पैचेस बहुत लड़के होंगे, अभी जो वीडियो भी देख रहे हो, या फिर आप टीचर को देख सकते हो, अपने फैमिली में अपने ब्रदर फादर ये सब को देख सकते हो। अगर पैचेस भी, कि मतलब ये नॉर्मल हेयर का इस तरह से स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये इधर हेयर है, इधर नहीं है, तो वो भी पार्शियल हो या फिर कंप्लीटली हेयर का लॉस हो जाना, वो कंडीशन को हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं। अगर टाइप आप देखोगे तो इसका बहुत टाइप है, बट ऐसे नॉर्मली 2 टाइप, एक स्कारिंग एक नॉन स्कारिंग होता है। कि नॉन स्कारिंग में कोई स्कार का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो ठीक नॉर्मल ट्रीटमेंट किया जाए तो हो जाएगा, कुछ मेडिसिन स्काल पे ही सब पे डाल दिया जाता है। बट स्कार के फॉर्मेशन में फिर ठीक करना मुश्किल हो जाता है, स्कार ये सब दूसरे फाइब्रस टिश्यू ये सब आ गए तो उस कंडीशन में फिर फॉलिकल्स है ही नहीं, हेयर फॉलिकल्स है ही नहीं, तो कहाँ से ट्रीट किया जाएगा। इटियोलॉजी अगर देखें तो HIV एड्स हो गया, जिसमें कि आप इम्यून जो है ऐसे ही डिक्रीज रहता है, या फिर इसके कुछ ऐसा ट्रीटमेंट होते हैं, ड्रग्स होता है, जिसके वजह से ऐसा कंडीशन रहता है कि मतलब बाल जो है वो हट जाते हैं, पूरा लॉस होना बाल का। हेरिडेटरी कंडीशन सबसे ज़्यादा लीड करती है, जिनको अपने फैमिली में था। आप एक अभी एड्स देखे होंगे जो कि चल रहा था बहुत ज़्यादा, इसका प्रचार शायद किसका था, वो कोई अभी नई कंपनी आई है जो कि बाल ये बनाने का, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में लिखना। सो ये हेरिडेटरी में बता रहे थे कि अरे मेरे दादू को था, मेरे पापा डैड को था, तो मेरे को कैसे नहीं होगा, कैसे कोई ठीक कर देगा। तो उसमें जो भी कंपनी है वो बोल रही थी कि मैं ठीक कर दूंगा। सो ये हेरिडेटरी सबसे ज़्यादा होता है। हार्मोनल चेंजेस में भी ये कंडीशन देखने को मिलता है। एंड्रोजन लेवल अगर हाई हो जाए तो लड़कियों में भी ये देखने को मिलता है। ये हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से फॉलिकल्स से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अगर आप अच्छे से पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे तो जिसमें ये देखने को मिलेगा। लड़कियों में वर्टिकल हेयर लॉस होती है, और लड़कों में कैसा होता है हम लोग आगे देखेंगे। लड़कियां जहाँ पे, जैसे देखो, जहाँ पे नॉर्मल मैं कैसे, हाँ, सिंदूर जहाँ पे लड़कियां लगाती है वहाँ पे देखोगे मतलब वर्टिकली इनका हेयर लॉस होता है, और लड़कों में पैचेस के रूप में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है सर्किडोसिस। इसमें क्या होते हैं कि एक इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन है, हेयर फॉलिकल्स जो है वो डैमेज करता है इस कंडीशन में, तो वो भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्ट्रेस की कंडीशन में भी हार्मोन लेवल का ज़्यादा होना, और स्ट्रेस ज़्यादातर देखोगे जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए हैं या फिर ज़्यादा पढ़ाई करें, अपने गोल पे ज़्यादा फोकस है, तो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से हेयर लॉस होना, ये सब देखने को ही मिलता है। ये हमारा छूट गया लूपस एरिथमेटोसस। लूपस एरिथमेटोसस क्या है? इस कंडीशन, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें अपने ही हेयर फॉलिकल्स के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, जिसकी वजह से हेयर जो है वो लॉस होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर प्रीडिस्पोजिशन ड्यू टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम मल्टीपल जीन, जैसे कि जेनेटिक वाला हम लोग देखें तो वहाँ से हम लोग लेके चलते हैं, जिसमें होता क्या है कि हेयर फॉलिकल नॉर्मली मेंटेन इम्यून प्रिवेलेज थ्रू लो एक्सप्रेशन ऑफ MSC क्लास 1 एंटीजन। इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी आप याद करो। ऐसा आप समझो कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि हमारा जीन का है प्रॉब्लम, या फिर जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है, हेयर फॉलिकल जो मैं आपको पार्ट 1 में बता के आई थी कि जिससे हेयर निकलते हैं, तो ये हेयर फॉलिकल नॉर्मली अपने आप को इम्यून सेल से बचा के रखते हैं। MSC क्या है, जो मैक्रोफेज आता है, कोई भी बाहर से कोई भी एलर्जन आया तो मैक्रोफेज इसे इनगल्फ करके और ये स्किन पे शो कर, मतलब अपने सरफेस पे शो करता है, और TB सेल सबको बुलाता है, और फिर एंटीबॉडी बनवा के फिर T सेल से साइटोटॉक्सिक से इसे मारता है। ये आप इम्यूनिटी में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो वीडियो डेली है देख लेना, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसमें क्या, सो नॉर्मली इस कंडीशन में क्या होगा कि मैक्रोफेज जो है वो हेयर फॉलिकल्स को जो है वो ऐसा शो करने लगता है, जिसकी वजह से T और B सेल इसे मार देते हैं। नॉर्मली ये शो नहीं करवाता है, भाई बचना है, खुद को बचाना है और अच्छे अच्छे दिखाना है। सो क्या है, B सेल प्रोड्यूस, मतलब इस कंडीशन में हेयर फॉलिकल नॉर्मली मेंटेन इम्यून प्रिविलेज थ्रू लो एक्सप्रेशन ऑफ MSC क्लास 1 एंटीजन, बट इस कंडीशन में वो दिखाने लगेगा कि लॉस की कंडीशन में। सो B सेल प्रोड्यूस हेयर फॉलिकल स्पेसिफिक IgG ऑटो एंटीबॉडी, देखो अपना ही एंटीबॉडी IgG बना लिया कि जाओ हेयर फॉलिकल्स को मारो। सो ये अपना ही सेल B सेल IgG ऑटो एंटीबॉडी बनाने के बाद ऑटो एंटीबॉडी स्टिमुलेट T सेल प्रोलिफरेशन, और जिसके बाद T सेल जो है वो साइटोटॉक्सिक, 4 टाइप के T सेल होते हैं साइटोटॉक्सिक सेल, टारगेट करता है मेलेनोसाइट एसोसिएटेड जो प्रोटीन ऑन हेयर, जो कि स्किन को बेसिकली जो ये हमारा हेयर को कलर देता है उसको टारगेट करेगा।
मेलेनोसाइट एसोसिएटेड प्रोटीन और हेयर फॉलिकल पिगमेंट आर लॉस फर्स्ट, क्योंकि आईजीजी बना है ये लॉस कर देता है। हेयर ग्रे एंड लाइटर दिखने लगते हैं, जिनका आप देखोगे कि मतलब पहले तो लोग बोलते थे कि बाल सफ़ेद हो गया, तो वो तो एक था कि बाल सफ़ेद होना कि धूप में मेरा बाल सफ़ेद नहीं हुआ है, ये एक्सपीरियंस भी लोग शो करते थे। बट आजकल क्या हो रहा है कि नॉर्मली आप देख रहे हो क्लास में कि कुछ में मतलब हेयर का पिगमेंट लॉस हो जा रहा है, तो वो दिखाया जाता है कि उम्र को दिखाया जा रहा है, तो ये बूढ़े हो गए या फिर क्या, वो सब आप छोड़ो। अगर आप नॉर्मल पढ़ो तो उसमें होता क्या है, यही सब आप कंडीशन देख रहे हो कि जो पिगमेंटेशन है वो लॉस होने लगती है, तो हेयर जो है ग्रे लाइटर देखने को मिलता है। इम्यून अगर सीधा हेयर फॉलिकल पे अटैक ही कर दिया, जिसकी वजह से पैचेस जो है वो पैचेस ऑफ हेयर मतलब लॉस होने लगती है, हेयर जो है वो पूरा गिरने लगता है, जिसे हम लोग एलोपेशिया कंडीशन बोलते हैं। आप कंफ्यूज हुए होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं ध्यान रखना है। नॉर्मली इसमें क्या बोल रहा था, इसमें से ये भी दिखा दिया ग्रे और लाइटर, लोटस पब्लिकेशन का है ये पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें क्या हुआ कि पहले वो बताया कि नॉर्मल जो मैक्रोफेज है MHC1 के रूप में दिखाता है सरफेस पे, और टी सेल को बुलाता है या फिर बी सेल को। टी सेल को खुद ही अगर टी सेल को मारना है तो साइटोटॉक्सिक, जिसका नाम काम ही है कि वो साइटोटॉक्सिक मतलब जहर के थ्रू उसे मार देंगे, या फिर बी सेल एंटीबॉडी बना के मारता है। तो इस कंडीशन में होता वही है कि हमारा इम्यून जो है वो जो इम्यून दूसरे को मारता था वो इसको मारेगा, जिसकी वजह से सारी कंडीशन देखने को मिलेगी। सो होपफुली क्लियर होगा मेरा मैसेज। अब हम लोग देखें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है। बर्निंग, टिंगलिंग और ईचिंग स्काल्प पे देखने को मिलेगा, जिनमें भी ये कंडीशन हो। हेयर डैट इजिली ब्रेक हो जाता है। स्वेलिंग एंड रेडनेस स्काल्प पे देखने को मिलता है। डिफ्यूज हेयर लॉस ऑफ स्काल्प, और साथ ही साथ मेन अगर देखें जो मैं बताई कि फ्रंटल और टेम्पोरल हेयर लॉस देखने को मिलता है। पैचेस के रूप में भी आप याद रख सकते हो, और ज़्यादातर इनमें देखोगे कि फ्रंटल जो है वो फ्रंट में ऊपर से पूरा बाल हट जाएगा, या फिर टेम्पोरल साइड पे जो ऐसे ऐसे मैं बताई थी कि लॉस होता है, बट लड़कियों में वर्टिकल बीच से कहीं भी वर्टिकली जो है वो हेयर लॉस देखने को मिलता है। इन वुमेन वर्टेक्स थिनिंग ऑफ हेयर एंड लॉस आर कॉमन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अगर देखें तो ब्लड टेस्ट कर सकते हो। डायग्नोस एग्जैक्ट काउज ऑफ एलोपेशिया, कोई एंटीबॉडी बन रखा है, क्या चीज़ें है वो आपको पता चल पाएगी। एक आता है ट्राइकोग्राम, जो कि हेल्प टू मेजर लॉस ऑफ फिजिशियन विल ऑब्जर्व अंडर, इसमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है कि क्या कंडीशन है। पंच बायोप्सी किया जाता है। लुक पेशेंट स्काल्प का जो वहाँ का सेल्स है वो ले जाके देखा जाएगा कि क्या कंडीशन है, क्यों ऐसा हो रहा है, सेल्स स्कार बने नॉन स्कार, मतलब सेल की पूरी तरह से जांच की जाएगी कि है क्या। मेडिकल मैनेजमेंट अगर देखें तो स्टेरॉइड इसमें दिया जाता है टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन एंड डैमेज ऑफ हेयर फॉलिकल। जो मतलब इम्यून सेल क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन सब करते हैं हेयर फॉलिकल, जिससे हेयर जा रहा है उसे डैमेज करते रहते हैं, तो इससे मतलब कम होता है। स्टेरॉइड को समटाइम स्काल्प पे सीधा इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है अगर कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से सीधा वहाँ पे इफेक्ट होगा, इन्फ्लामेशन सब कम होगी। अगर नहीं हो तो फिर मतलब माउथ के थ्रू भी दिया जाता है, ओरली भी दिया जाता है इसे टैबलेट के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन इन फीमेल रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ मेल हार्मोन। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि हार्मोनल चेंजेस, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब ज़्यादा हो जाना लड़कियों में भी होती है। अभी तक कोई मेरे पास ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो ये सोचे कि लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है कम अमाउंट में होता है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो नॉर्मल कंडीशन होती है। हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो जब भी ऐसा कंडीशन होती है हेयर लॉस, जैसे कि पीसीओडी में आप याद करो ना कि एंड्रोजन ज़्यादा हो रही थी, तो टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा होने की वजह से वो वही पिंपल ये सब भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ हेयर लॉस पीसीओडी में देखने को मिलता है। कुछ आप रिलेट करो तो उस कंडीशन में होती क्या है, यही एंड्रोजन का ज़्यादा प्रभाव होना जिससे हेयर लॉस होने लगती है। तो एस्ट्रोजन इसमें हेल्पफुल होता है, जिससे लेवल कम होगा और फिर ये सिम्टम कमेगा। नेक्स्ट आता है मिनी ऑक्साइड ऑक्सीडिल। ये क्या है, अप्लाई ऑन स्काल्प, जिससे कि स्टॉप होगा हेयर गेटिंग, जो थीन हो रहा था ये उसे थीन होने से बचाता है। नेक्स्ट देखिए, आजकल जो देख रहे हो आप कि कैसा भी हेयर लॉस हो उसे ठीक किया जा सकता है, तो बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट भी आजकल हो रही है। ट्रांसप्लांटेड ऑफ एरिया स्काल्प विच नीड हेयर, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ की लॉस हो रही है वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। स्काल्प फ्लैप, ये क्या कंडीशन है, मतलब कि कहीं और से जहाँ पे है और एक जगह का पैचेस के रूप में हट चुका है। जैसे कि सबसे ज़्यादा एलोप्सिया एट्रेशिया है, जिस कंडीशन में कहीं पैचेस बीच से हट जाना, इस सब की कंडीशन हो, तो उसमें स्काल्प फ्लैप मतलब हेल्पफुल रहता है कि जैसे ये पूरा स्काल्प है तो यहाँ से ले लिया गया कुछ स्ट्रक्चर हेयरी, और जहाँ पे लॉस है वहाँ पे जाके लगा देना, मतलब वहाँ पे ये ग्राफ्ट कर देना, सब समझो। तो ये और यहाँ का जो बोलोगे कि तो यहाँ तो खाली हो गया, तो नहीं, यहाँ पे सिल दिया जाता है।
सो क्या है, अ बियरिंग सेगमेंट ऑफ स्काल्प, के मतलब जहाँ पे हटाने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वहाँ पे सिल दिया जा सकता है। इस सर्जिकली रिमूव देम, इट हैज प्लेस्ड ऑन एरिया वेयर हेयर नीडेड, जहाँ का लॉस हुआ था, नीड है, वहाँ पे जाके लगा दिया जाता है। तो ये स्काल्प फ्लैप जो ये पैच के रूप में जो हटता है, सम टाइम अपने से ठीक भी हो जाता है। कई लोगों को आप देखोगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे नुस्खे देखे जा रहे हैं, नुस्खे देखे जा रहे हैं, और फिर वो नुस्खा काम किया नहीं किया पता नहीं, बट सम टाइम खुद से भी ठीक हो जाता है, तो उनको लगता है नुस्खा काम करेगा। और सम टाइम क्या होता है कि अगर आप इलाज नहीं करवाते हो तो वो स्कार वहाँ पे बन जाती है, फाइब्रस हो जाता है, जिसके अब हेयर फॉलिकल्स को ठीक भी नहीं किया जा सकता। तो जिनको भी ये कंडीशन अगर देखने को मिले तो एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट लेना चाहिए कि क्या कंडीशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। भैया इस कंडीशन में तो सबसे ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, तो भर भर के साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो सबसे पहले नॉर्मली हमारा आपका बाल झड़ता है तो हम लोग अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं, मेरा बाल झड़ रहा है मतलब फ़ोन से मम्मी सबको बताते फिर ना, तो उसमें बोला जाता है। और पता है एक बात और, लड़कियों में 100 हेयर का फॉल होना नॉर्मल माना गया है। हम लड़कियाँ सोचे कि हैं इतना बाल झड़ जाएगा, बाबा रे बाबा, पूरा मैं टकली ही हो जाऊंगी। बट ऐसा इसलिए होता है, देखो लड़कों में क्या होता है कि उनका बाल खुला रहता है, तो वो तो कहीं भी मतलब ऐसे ही जहाँ पे झड़ना है वहाँ पे झड़ गया। बट लड़कियों में क्या होता है कि आप पॉनीटेल बनाए हो या फिर कुछ भी बाल को पीछे बांध के रखे हो, तो जब आप फेयर कॉम करते हो तो जितना भी जब भी बाल झड़ा हो, जैसे भी कहीं पे टूटा हो या फिर खराब बाल ऐसे नॉर्मली जो झड़ जाना चाहिए वो भी आके झड़ता है। तो उतना हमें नहीं घबराना चाहिए। नॉर्मल कुछ बाल टूटेगा जब आप कंघी कॉम्ब करते हो या फिर शैम्पू करते हो, तो हमारा बाल जो उलझा टूट के जो नॉर्मली भी टूटा हुआ रहना चाहिए था वो आता है। तो आज से अगर आपकी दोस्त आपके पास आ रही है, मेरा बाल झड़ रहा है, भैया तुम बहन दिखाओ तुम्हारा बाल कितना झड़ रहा है। अगर आपका गिनती कम रहा है कि तुम नॉर्मल हो, ठीक है। बहुत परेशानी होती है, खुद हम लोग पहुँचते हैं फिर हमारे पास आती है। जिनके साथ ऐसा कंडीशन होता है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम लोग फर्स्ट ही देख लेते हैं, डिटरमाइन द अंडरलाइन कॉज ऑफ एलोप्सिया। आपका क्या काम है, सबसे पहले क्या कारण है, जेनेटिक था, ऑटो इम्यून है, वो डिटरमाइन करने की कोशिश करना। एजुकेट पेशेंट अबाउट एलोप्सिया एंड इट ट्रीटमेंट, और उसे ट्रीट कैसे किया जाएगा, और बताना कि हाँ ये ठीक किया जा सकता है, सर्जिकली भी इसका मैनेजमेंट है, कुछ मेडिकेशन के थ्रू भी, तो ये सब आप बताओगे। इन्फॉर्म पेशेंट डेट इट अफेक्ट द स्कैल्प, आईब्रो एंड आई लेसेस। जिनमें ये ऑटो इम्यून की कंडीशन होती है वो धीरे धीरे उनका आईब्रो का, आई लेसेस का, सबका बाल जाता है, तो ये भी बता देना है कि अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है, एश्योर पेशेंट दैट हेयर विल इवेंचुअली ग्रो बैक अ फ्यू मंथ। बताना है कि आप जैसे ही ट्रीटमेंट ये सब लोगे उसके बाद आपका कुछ महीने में बाल आ जाएगा, ये उनको एश्योरिटी देनी है। कई लोगों को नहीं विश्वास होता है कि हमारा बाल चल गया तो नहीं आएगा, तो उनको आप बताइएगा, अच्छे समझाइएगा कि आप ट्रीटमेंट लोगे कुछ दिनों के बाद आपका बाल ग्रो करेगा। नेक्स्ट आता है, इनकरेज पेशेंट टू वर्बलाइज देयर फीलिंग, कंसर्न, आस्क क्वेश्चन। जो भी उनके क्वेश्चन ये सब है आप उनको बोलिए कि हाँ जो भी है पूछेगा, उनकी डाउट क्लियर होगी, वो ठीक रहेगा। ट्रीट हेयर जेंटली वेन वॉशिंग। साथ ही साथ बताना है कि हार्श आपको नहीं वहाँ पे अप्लाई करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं वहाँ पे फोर्स देना है, पूरा एकदम अच्छे से जेंटली वॉश कीजिएगा जिससे और भी बाल ना झड़े। नर्सिंग डायग्नोसिस अगर देखें तो इस कंडीशन में बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे आप पहला प्रायोरिटी के रिलेटेड आप बनाओगे। लास्ट 2 टॉपिक बचा हुआ है हमारा, पूरा डिजीज कंडीशन खत्म होता है। डिजीज कंडीशन खत्म होने के बाद जो 2 टॉपिक कीजिए उसे हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल थेरेपी, कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी जो कि यूनिट 1 से ही आप देखते आ रहे हो, एक्यूपेंचर, सब के बारे में यहाँ पे भी हमें देखना है। और ये ड्रग कौन कौन सा यूज होगा जो कि हर एक डिजीज कंडीशन में आप देखे हो, फिर से आप उसे एक पेज में मैं बता दूंगी, ताकि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ। बट समटाइम क्या होता है कि क्वेश्चन मतलब सेट करने वाले, अभी आप खुद पीडीएफ देखना, कहीं से भी क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, ओवरव्यू दे लेना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो एक बार भी आप पढ़े रहते हो तो आप लिख दोगे। तो चलिए देख लेते हैं, हम लोग का ये टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा। सो स्पेशल थेरेपी देखें, यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्किन डिजीज, इन्फेक्शियस अल्सर, क्रोनिक डर्मेटोलॉजिकल, जो डर्मिसलेयर से जो भी कंडीशन था उसे ठीक करने के लिए कौन कौन से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फोटोथेरेपी जो कि लाइट थेरेपी होता है, कंट्रोल्ड एक्सपोजर स्किन टू यूवी थेरेपी दिया जाता है। ये कहाँ कहाँ पे यूज हम लोग कर सकते हैं, सोरियासिस, डर्माटाइटिस, एक्जिमा के कंडीशन जो वो इन्फ्लामेशन सब जो रखी है उसमें इफेक्टिव रहता है। लेजर थेरेपी हम लोग दे सकते हैं, ये एक्नी, स्कार, लीजन, ये सब में यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म अगर देखें तो कंसनट्रेटेड बीम ऑफ लाइट दिया जाता है जो डिस्ट्रॉय करता है नॉर्मल जो पिगमेंटेशन ये सब हो रखी है उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। नेक्स्ट डेब्रिमेंट आता है, इसमें क्या होगा कि
जो अनहेल्दी हो रखी होती है सेल, उसको रिमूव किया जाता है। फॉरेन मटेरियल फ्रॉम अराउंड द वुंड, वहाँ से हटाना, उसी को हम लोग डेब्रीमेंट बोलते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? रिमूव कंटामिनेट टिश्यू, मतलब जैसे आप सुने हो ना कि एक एप्पल से पूरा एप्पल पूरा टोकरी को खराब कर सकता है, तो वही जो एबनॉर्मल हो रखी हो उससे हटाना। कंटामिनेटेड टिश्यू को आप हटाओगे, दूसरे जो टिश्यू है वो बच पाएंगे। क्लीन द सराउंडिंग वुंड, साथ ही साथ जो वुंड है, जो वहाँ पे डेड टिश्यू रहते हैं, उसको जब हटा देते हो तो वो भी क्लीन हो जाते हो, जल्दी ही हील होने का चांस रहता है। अवॉइड द इन्फेक्शन टू रीच द ब्लड स्ट्रीम, जितना वो फैलेगा उतना चांस है कि जो वहाँ के वेसल्स है उससे ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो पूरे ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, तो उसे आप हटाओगे तो उससे भी रिलीफ मिलता है, ये चांसेस कमती है। हीलिंग प्रमोट होता है, जल्दी से हील हो पाता है। गेट सैंपल फॉर कल्चर एग्जामिनेशन, साथ ही साथ वहाँ पे कौन सा ये ग्रोथ हो रहा है, क्या ग्रोथ हो रहा है, क्यों कंडीशन ऐसा हो रही है, सैंपल भी आप ले सकते हो। डिब्रीमेंट क्या है? डेड टिश्यू को हटाने की प्रोसेस। डी हमारा थेराप्यूटिक बाथ, ये क्या है? इट इज द बाथिंग और सोकिंग द स्किन विथ वाटर एंड वाटरी प्रिपरेशन रिमूव स्कार एंड डेड टिश्यू। कुछ चीज़ों को यूज करके उन्हें, थेराप्यूटिक बात का मतलब क्या होता है? किसी पर्पज से, ट्रीटमेंट पर्पज से कुछ चीज़ों को उसमें मिलाया जाता है जो कि उनके डिजीज कंडीशन से रिलीफ देने में हेल्पफुल होता है। लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि प्रोवाइड कूलिंग सन बर्न, जब सन बर्न की कंडीशन से आते हैं तो उनमें ये कूलिंग प्रोवाइड करता है। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड देखें, जो कि डेड टिश्यू को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। इससे अगर बात करवाते हो तो एक आता है बाथ ऑयल, जो कि प्रिवेंट ईचिंग और एक्जिमा से हेल्पफुल रहता है। कुछ स्पेशल ऑयल ये सब का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा कुछ स्पेशल थेरेपी। स्पेशल थेरेपी के बाद था हमारा अल्टरनेटिव थेरेपी। अल्टरनेटिव थेरेपी आप यूनिट 1 याद करो, जो मतलब ये क्या है? कॉल्ड नेचुरल सॉल्यूशन ट्रीटमेंट डिजीज, विदाउट कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। डिफरेंट सॉल्यूशन अल्टरनेटिव थेरेपी डाइट, जैसे कि डाइट हो गया, नेचुरल हर्ब्स हो गया, एक्यूपंक्चर जिसमें स्टिमुलेट किया जाता है नर्व को, कुछ सुई ये सब मतलब ये चुभा के, एक्सरसाइज एंड योगा की अगर हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी कंडीशन है तो उसमें ये रिलीफ मिलेगा। तो थोड़ा देख लेते वही चीज़ों को आप लिख लेना। डाइट अगर देखें तो बहुत सारे टाइप जो कि स्किन कंडीशन में रिकमेंड, अभी आप यूट्यूब खोलो, बाल झड़ रहा है तो आप ये खाओ, आपको एक्ने हो रखा है तो ये खाओ, तो कुछ हेल्पफुल रहते हैं। लाइक प्रोबायोटिक, जो कि सम माइक्रोब लाइक कैंडिडा कैन बी सीन इन डाइजेस्टिव ट्रैक एट टाइम ऑफ एक्जिमा, तो ये प्रोबायोटिक लेने से थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, मतलब सिम्टम को रिलीव करने में। अवॉइड फूड एलर्जन लाइक अ कॉमन एलर्जिक फूड, डेयरी, एग, सीड, पीनट, प्रिजर्वेशन एंड कलर, कुछ चीज़ों को हमें अवॉइड भी करना होता है। समटाइम जैसे हम लोग एलर्जी जब पढ़े थे तो ये एग्जैगरेट कर रहे थे, इम्यून को हमारा अल्टर रिस्पॉन्स जो शो करवा रहा था, तो इससे फिर उसे अवॉइड करने के लिए बोलना है। फ्रूट एंड कुछ वेजिटेबल हेल्पफुल होते हैं। फ्रेश, जब भी डिजीज कंडीशन होता है तो फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल प्रोवाइड किया जाता है। कुछ वाइटमिन्स की कमी से बहुत सारे डिजीज कंडीशन ये स्किन पे देखने को मिलती है, तो वो दे देना। आयरन एंड वाइटामिन ई आर हेल्पफुल इन ट्रीट इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, इन लोग इफेक्टिव रहते हैं। ये सब दिया जाता है। और जब भी आजकल डिजीज कंडीशन के लिए चाहे कुछ भी हो, हॉस्पिटल या फिर हॉलिस्टिक केयर दिया जाता है कि मतलब मेडिसिन के साथ साथ, मेडिसिन का साइड इफेक्ट रहता है, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बताया जाता है जिससे ऐसे भी वो ठीक हो। अल्टरनेटिव केयर जो थेरेपी है उसका यही फ़ायदा होता है कि इसमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते सबके लिए। और जो भी आयुर्वेदिक जैसे आप देखो तो अल्टरनेटिव में ही आता है। तो देखो, ये आप आयुर्वेदिक के पास जाओगे तो आपको कोई एविडेंस नहीं देगा। जैसे हम लोग कोई भी मेडिसिन देते हैं हमारे ये हॉस्पिटल में, तो हम लोग एक एविडेंस देते हैं कि हाँ इसका मतलब ये ऐसे ऐसे मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं देते। वो बोलते हैं कि ये ठीक होगा और सीधा उसका काम ही रहता है हीलिंग प्रोसेस पे। उसका ठीक होना हो, अब सब पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं, हो या ना हो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए ज़्यादा इसे लोग प्रीफर करते हैं। सो ये था हमारे डाइट के बारे में। कुछ नेचुरल हर्ब्स देख लेते हैं। हर्ब्स आर यूजफुल फिर डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन। मेनी हर्ब्स जो है इंडिया में बीन साइंटिफिकली प्रूव है ट्रीटमेंट के लिए। अभी भी आप कोई भी कंडीशन हो, अमेजन ये सब पे जाओगे, वहाँ पे अप्रूव्ड रहता है। FSSAI ये सब भी उसे अप्रूव दी रहती है कि हाँ ये कंडीशन ठीक होगी अगर आप इसे यूज़ करते हो तो हेल्पफुल रहेगा। एक्यूपेंचर तो सब में आपको जब भी अल्टरनेटिव थेरेपी का बात आएगा तो लिखना ही है। एक्यूपेंचर वर्ड टू नर्व स्टिमुलेट करता है, गिविंग पेन थ्रू पेन। पेन देके पेन को मतलब स्टिमुलेट करके वहाँ के नर्व स्टिमुलेट होते हैं तो कंडीशन ठीक। अभी अभी पीरियड बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा था, तो ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी तो वो उसमें बताया कि मतलब यहाँ पे ऐसे आप
ये करो, मतलब एक्यूपंक्चर की कंडीशन, और फिर यहाँ पे आप स्टिमुलेट करो जिससे रिलीफ मिलेगा। और सच में मैं मतलब कुछ सेकंड की, और पूरा तो नहीं रिलीफ मिला था, लेकिन हाँ बहुत हद तक रिलीफ मिला था। तो ये सब अभी बहुत काम कर रहे हैं। निडल के थ्रू दिया जाता है। इसमें एक बात रहती है कि जो लोग दे रहे हैं उनके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो अगर गलत तरीके से एक्यूपंक्चर किया जाए, ज़्यादातर नीडल के थ्रू किया जाता है, तो फिर वर्स इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये सब ध्यान रखना, हमें याद रखना है। Exercise and yoga. Exercise activity and sweat gland produce sweat and eliminate through a skin. Lymphatic circulation, मतलब कोई वेस्ट है जिसकी वजह से सिम्टम देखने को मिले तो सब हटाएगा। योगा ये सबसे ध्यान है, सबसे हार्मोनल कोई चेंजेस हो रही होती है तो वो भी ठीक रहता है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा एंड्रोजन लेवल लड़कियां में हो गई है, अगर सिम्टम देखने को मिल रहा है तो वो कम होगी, नॉर्मल लेवल में आएगा तो सिम्टम हटेगा। लास्ट देख लेते हैं हम लोग, ड्रग यूज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ इंटीग्यूमेंट्री। तो हम लोग इसे देख क्या है, अब जब भी डिजीज कंडीशन पढ़ रहे होते तो कभी तो मैं आपको छोड़ी नहीं हूँ कि ये ड्रग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देखे थे जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है। तो इसमें 2 ड्रग्स का आप याद रख लीजिएगा। हाइड्रोकॉर्टिजोन हो गया, क्लूबेटासोल, यूज टू इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक एक्जिमा, सब जो था उसमें ये रिलीफ देता है, जो भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन, ज़्यादातर इन्फ्लामेशन ही हो रही थी। नेक्स्ट आता है इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन लाइक जैसे कि साइक्लोस्पोरिन हो गया, यूज टू सीवियर इन्फ्लामेटरी कंडीशन में हम लोग इसे देखते हैं। अगर इम्यून ज़्यादा एग्जीक्यूट था तो फिर उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं इम्यून को सप्रेस करने के लिए। एंटीबायोटिक कुछ जैसे टॉपिकल एक्नी, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एक्नी में दिया जा रहा था। एक्नी जब पढ़े थे वहाँ पे हम लोग देखे थे। ओरल भी कुछ यूज किया जाता है जैसे कि सिफेलेक्सिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट एंटी फंगल, फंगस की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप दे सकते हो। टॉपिकल अगर देखें तो क्लोट्रिमाजोल एंड इकुनाजोल। नेक्स्ट आता है ओरल जिसमें कि टर्मिनाफाइन, ये ओरल एंड क्रीम दोनों फॉर्म में देखने को हमें मिलती है। लास्ट हमारा एक्नी ट्रीटमेंट, जो कि एक्नी जब पढ़े तब भी देखे हैं। रेटिनोइड जो कि यह क्लास ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग आइसोट्रेटिनोइन एंड एसिट्रेटिन इज इफेक्टिव फॉर एक्नी, इसमें इस लोगों को यूज किया जाता है जो कि रेटिनोइड क्लास में आता है। नेक्स्ट आता है वेंजिनोइल परऑक्साइड जो कि कॉमन टॉपिकल ट्रीटमेंट है एक्नी के लिए। तो ये जो ड्रग का 2 है, अब जब भी एग्जाम आए तो उस टाइम पे ध्यान रख लेना। ऐसे एंटी फंगल या फिर एंटीबायोटिक हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो तो आपको ऐसे भी याद रह जाएगा। तो आज आपका इंटीग्यूमेट्री सिस्टम भी खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अगर मैं बताऊं आज के वीडियो से, वैसे जिनको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप बना नहीं पा रहे हो, एग्जाम आपका बहुत पास आ गया है, आप नहीं पढ़े हो या फिर ऐसा आपको कुछ लग रहा है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा जो यूनिवर्सिटी के लिए ही PDF है। जितने भी टॉपिक है INC का सारा चीज़ रहेगा। सम टाइम नहीं है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको उसमें मिल जाएगा कि एग्जाम टाइम पे क्या आखिर पढ़े, जो कि 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब से सेमेस्टर वाइज हुआ है तब से उसमें डाला हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको है कि हाँ मतलब खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रही है, टाइम मैनेज आप नहीं कर पा रहे हो, तो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 1-2 पेपर अगर आपके यूनिवर्सिटी का है तो उससे आप एक प्रैक्टिस करना है, फिर देख लेना कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये सब आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, नंबर शो हो रहेगा, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नोट पेड है बट एफोर्डेबल है और हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एग्जाम के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप BSc नर्सिंग से हो तो ये चैनल समझिए, आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो, एक बार आप अपना सिलेबस निकालते हो, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, उस टॉपिक को लिखकर बाय प्रकाश नर्सिंग एकेडमी कर देना, आपको यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड कर देगा। फिर मेरे चैनल पे जाके आप देख लेना, या फिर कोई और भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको हमेशा बता देती हूँ। तो उन सब के लिए आप एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको जब भी वीडियो डालो इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिले। कोई अगर डाउट इस वीडियो के रिगार्डिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू।